फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स का मतलब होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। फोटोसिंथेसिस को हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हायर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म में कैसे चलती है? ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। हरे पौधों में होती है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इसमें एक लाइट रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन फिजिकल है और डार्क रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। तो फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल रिएक्शन है। इन फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड। लाइट एनर्जी का इस्तेमाल होता है, सूर्य के प्रकाश का, टू सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ग्लूकोज बनाने के लिए। फोटोसिंथेसिस में बनता क्या है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन अर्थ डिपेंड ऑन सनलाइट फॉर एनर्जी। सारे जीव इस दुनिया पे ऊर्जा के लिए सूर्य पर निर्भर है, सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। तो इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट के ऊपर जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का सोर्स है, वो सन है, सूर्य है। इसलिए देवता भी कहते हैं लोग, सूर्य नमस्कार करते। सूर्य से ऊर्जा आती है पृथ्वी के ऊपर, जिससे पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। यूज ऑफ एनर्जी फॉर यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट बाय प्लांट्स। पौधे सनलाइट का सूर्य से आने वाली इस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। सनलाइट से की जो एनर्जी आती है, इसके पौधे सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और इस पृथ्वी पर जीवन का आधार यही है। पौधे इस सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पौधे ग्लूकोज बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी भोजन, और ऑक्सीजन बनाते हैं। ग्लूकोज और ऑक्सीजन की वजह से इस पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। इस पृथ्वी पर भोजन कहां से आया? फोटोसिंथेसिस से आया। इस पृथ्वी पर ऑक्सीजन कहां से आई? फोटोसिंथेसिस से आई। तो अगर पौधे सूर्य के प्रकाश का, सूर्य की एनर्जी का इस्तेमाल ना करते, सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल ना करते और फोटोसिंथेसिस ना करते, तो क्या इस पृथ्वी पर जीवन संभव होता? ना। इस पृथ्वी पर जीवन का आधार क्या है? पौधों द्वारा सनलाइट का इस्तेमाल करना, सन से आने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करना पौधों के द्वारा। फोटोसिंथेसिस में पौधे फोटोसिंथेसिस में सूर्य के प्रकाश की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे दो चीजें बनती हैं। फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज यानी भोजन बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, और इनकी मदद से पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। फोटोसिंथेसिस इज द सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ। इस पृथ्वी पर भोजन का आधार क्या है? इस पृथ्वी पर भोजन कहां से आ गया? फोटोसिंथेसिस के द्वारा। भोजन का मतलब ग्लूकोज। एंड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन रिलीज के लिए भी जिम्मेदार है। ऑक्सीजन भी तो फोटोसिंथेसिस से मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस से दोनों चीजें मिलती हैं। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज यानी भोजन भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलती है, और इन दोनों की मदद से इस पृथ्वी के ऊपर, इस अर्थ के ऊपर जीवन चल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल लाजमी है, क्योंकि पृथ्वी पर, इस अर्थ के ऊपर जो लाइफ चल रही है, उसके लिए जिम्मेदार है। फोटोसिंथेसिस होती कैसे है तुम जानते हो? इसकी इक्वेशन क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O। सनलाइट की प्रेजेंस में होता सारा काम। सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में
जो फोटोसिंथेसिस होती है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और बनता है C6H12O6 यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे ग्लूकोज बना, वाटर भी निकलता है 6H2O और ऑक्सीजन निकलती है 6O2। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। दोनों चीजें बन रही हैं, भोजन भी बन रहा है, ग्लूकोज भी बन रहा है और ऑक्सीजन भी निकल रही है, और इन दोनों की मदद से इस पृथ्वी पर जीवन चल रहा है। तो पृथ्वी पर फूड और ऑक्सीजन का सोर्स क्या है? फूड और ऑक्सीजन का सोर्स है फोटोसिंथेसिस, पौधों के द्वारा सनलाइट की एनर्जी का इस्तेमाल करना, जिससे कि ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन भी निकलती है। अब देखो हम क्या जानते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। एनसीईआरटी पूछती है व्हाट डू वी नो, फोटोसिंथेसिस के बारे में हमारी क्या जानकारी है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है, जरा गौर करो। क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड। क्लोरोफिल, लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्या क्या जरूरी, देखो, क्लोरोफिल चाहिए, लाइट चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। कैसे हमें पता लगा, कैसे हम जान पाए कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल, लाइट और CO2 तीनों जरूरी है? एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। कुछ एक्सपेरिमेंट्स की मदद से हम साबित कर देंगे कि फोटोसिंथेसिस में ये तीनों चीजें जरूरी हैं। तो सबसे पहले बहुत ध्यान समझना, बिल्कुल सबसे पहले देखेंगे क्लोरोफिल और लाइट, ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी कैसे हैं। इसको हम कैसे साबित करेंगे कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल भी जरूरी है और फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी जरूरी है। तो ऐसा करो ना, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और लाइट जरूरी है। अरे जगह है ही नहीं, लास्ट में आ गया, वही जगह बनाते। वो दिख रहा जगह, वो ऐसा होता नहीं है। मारीचिका है, भ्रम है कि वहां पे पानी है, लेकिन पानी नहीं है। वो भ्रम में मत जियो। चलो थोड़ी जगह बना ली काम भर की। फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीजें जरूरी, हम एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं तुरंत। एक ग्रीन प्लांट ले लो, एक ऐसा पौधा ले लो जिसकी पत्तियां वेराइगेटेड हैं। ऐसे पौधे मिल जाते हैं, ऐसे पौधे जिनकी पत्तियां वेराइगेटेड है। वेराइगेटेड का मतलब चितकबरी है, वेराइगेटेड लीफ है। वेराइगेटेड लीफ वाले पौधे मिल जाते हैं, क्रोटन वगैरह आती है नाम से। इसमें पौधे की पत्तियां तो हरी होती हैं, लेकिन उनमें पीले पीले धब्बे होते हैं, डिजाइन होते पत्तियों के ऊपर। ऐसे चितकबरी पत्तियों वाले पौधे मिल जाते हैं। इस पौधे का ये वाला ग्रीन पार्ट है, यहां पे क्लोरोफिल है, ये ग्रीन है। इसमें क्या मौजूद है? ग्रीन का मतलब इसमें क्या है? क्लोरोफिल है। लेकिन इसका जो पीला वाला भाग है, इस पत्ती में पीले रंग के धब्बे हैं, ये नॉन ग्रीन पार्ट है। कैसा है? ये येलो है, नॉन ग्रीन है, और इसमें क्लोरोफिल नहीं है, नो क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल नहीं है। अब इस पौधे को तुमने सूर्य के प्रकाश में रख दिया। इस पौधे को तुमने कहां रख दिया? सूर्य के प्रकाश में रख दिया। सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद इस पौधे ने फोटोसिंथेसिस की होगी। फोटोसिंथेसिस से बनता है ग्लूकोज। क्या बना? ग्लूकोज। यह ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। यह ग्लूकोज तुरंत किस में बदल जाता है? स्टार्च में बदल जाता है और जमा हो जाता है। तो इस पत्ती ने फोटोसिंथेसिस की होगी, ग्लूकोज बना होगा और वो स्टार्च में बदल गया। अब स्टार्च इस पत्ती के अंदर है कि नहीं है, कैसे चेक किया जाए? आयोडीन से चेक करते हैं। जब हमने आयोडीन डाला, यहां पे भी आयोडीन डाला और यहां पर भी आयोडीन डाला,
इसके ग्रीन और नॉन ग्रीन। तो आयोडीन के साथ इसने तो ब्लू कलर दे दिया, जो ये साबित कर रहा है यहां पर स्टार्च है। स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर के ब्लू कलर देता है। स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर के ब्लू कलर देता है। तो जो हरे वाले भाग थे पत्ती के, इन्होंने ब्लू कलर तो दे दिया, मतलब यहां पे स्टार्च है। लेकिन नॉन ग्रीन पार्ट ने जब आयोडीन के साथ ट्रीट किया गया तो ब्लू कलर नहीं आया, नो ब्लू कलर। तो यहां पर ब्लू कलर क्यों नहीं आया? यहां ब्लू कलर नहीं आया, इसने दिया पॉजिटिव टेस्ट, ये टेस्ट हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव टेस्ट। क्या हुआ चक्कर? जब इस पत्ती को सनलाइट में रखा गया तो हरे वाले भाग जहां पे क्लोरोफिल है, इस पत्ती के ग्रीन पार्ट्स जहां पे क्लोरोफिल है, उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया स्टार्च में, आयोडीन के साथ मिलकर के ब्लू कलर दे दिया। तो इसका मतलब ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों होती है? क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल है, नॉन ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल है ही नहीं। तो यहां पर क्लोरोफिल जब नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। फोटोसिंथेसिस ना होने से ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज भी नहीं है, स्टार्च भी नहीं है, तो आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं दिया, यानी निगेटिव टेस्ट दिया। तो क्या साबित हो रहा है? फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट्स कर रहे हैं या नॉन ग्रीन पार्ट्स? ग्रीन पार्ट्स करते हैं जहां पे क्लोरोफिल होता है। तो साबित हो गया कि क्लोरोफिल जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। पौधे के हरे भाग जहां पे क्लोरोफिल पाया जाता है वहीं पर फोटोसिंथेसिस होती है, और फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज और स्टार्च बना, और स्टार्च ने आयोडीन के साथ मिलकर के ब्लू कलर दिया। नॉन ग्रीन पार्ट में क्लोरोफिल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज स्टार्च नहीं बना, आयोडीन के साथ नेगेटिव टेस्ट आया, स्टार्च है ही नहीं। तो ग्रीन पार्ट्स में फोटोसिंथेसिस हो रही है, नॉन ग्रीन में ग्रीन पार्ट्स। इसलिए ग्रीन पार्ट यानी क्लोरोफिल जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। दूसरा आ जाओ, लाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है। चलो लाइट भी देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट से हम साबित करेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या जरूरी है। फोटोसिंथेसिस में लाइट जरूरी है। एक पौधा ले लो, इस पौधे की एक पत्ती लो, इस पौधे की एक पत्ती को तुम काले कागज से ढक दो। इस पत्ती का कुछ हिस्सा काले कागज से ढक दो। काले कागज से ढकने का मतलब क्या हो गया? उतने हिस्से को लाइट नहीं मिलेगी। इस पत्ती के इतने हिस्से को तुमने काले कागज से ढक दिया, एक ऊपर से काला कागज लगाया, एक नीचे से काला कागज लगाया, क्लिप लगा दिए। पत्ती के कुछ हिस्से को तुमने किससे ढक दिया? काले कागज से ढक दिया। अब इस पौधे को सूर्य के प्रकाश में रख दिया। सूर्य के प्रकाश में रखने के बाद, सनलाइट में रखने के बाद क्या हुआ? पत्ती का वो हिस्सा जिसको लाइट मिल रही थी, इसको लाइट मिल रही है, और पत्ती का वो हिस्सा जिसको लाइट नहीं मिल रही है, जो काले कागज से ढका हुआ है। तो कहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है? जिसको लाइट मिल रही है, लाइट मिल रही है, यहां पे फोटोसिंथेसिस हुई। क्या बनेगा? स्टार्च बनेगा। लाइट वाले भाग में फोटोसिंथेसिस हुआ, इतने हिस्से को लाइट मिल रही है, यहां पे फोटोसिंथेसिस हुई। फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बना, ग्लूकोज और स्टार्च बना। स्टार्च ने आयोडीन के साथ मिलकर कैसा कलर दिया? ब्लू कलर दिया, पॉजिटिव टेस्ट। लेकिन जिस हिस्से में लाइट पड़ नहीं रही थी वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, नो फोटोसिंथेसिस। वहां पे कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, कोई ग्लूकोज या स्टार्च नहीं मिला, बना नो स्टार्च। तो आयोडीन के साथ मिलकर के क्या आया? नो ब्लू कलर, नेगेटिव टेस्ट आ गया। तो पौधे के किस कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस हो रही है? जिसको लाइट मिल रही है, जिसको लाइट नहीं मिल रही है? जिसको लाइट मिल रही है उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है,
और उसने ग्लूकोज और स्टार्च बनाया, आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू कलर दे दिया इधर वाला। और जो काले कागज से ढकी थी पत्ती, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, उसको लाइट नहीं मिल रही थी, लाइट ना मिलने से फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज और स्टार्च नहीं बना, और आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं आया, निगेटिव टेस्ट। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या जरूरी हुआ, साबित हो गया, लाइट जरूरी है। तो वैराइगेटेड लीफ से साबित हो गया कि क्लोरोफिल जरूरी है, और काले कागज से ढक के साबित हो गया कि लाइट जरूरी है। फोटो ले लो। अब तीसरा चीज है कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है। फोटोसिंथेसिस के लिए तीसरी क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए तीसरी जरूरी चीज है कार्बन डाइऑक्साइड। चलो इसमें भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें एक पौधा लेते हैं और इस पौधे की आधी पत्ती को टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं। लंबी पत्ती वाला पौधा लिया ऐसा, और इसकी आधी पत्ती को तुमने किस में डाल दिया, आधी पत्ती को तुमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। आधी पत्ती को तुमने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया ऐसे, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक भीगी हुई रुई ले ली, KOH से भीगी हुई रुई, KOH सोक्ड कॉटन, KOH से भीगी हुई रुई ले ली, KOH सोक्ड कॉटन। KOH करता क्या है, KOH का काम है इसके आसपास जितनी CO2 है एब्जॉर्ब कर लेता है। KOH क्या करता है, KOH एब्जॉर्ब्स CO2। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी CO2 थी इसको एब्जॉर्ब कर लिया, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी CO2 थी सबको एब्जॉर्ब कर लिया। तो आधी पत्ती इसको CO2 नहीं मिल रही है, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर आधी पत्ती इसको CO2 नहीं मिल रही है, क्योंकि यहां पर CO2 है नहीं। सारी CO2 जितनी थी उसको किसने एब्जॉर्ब कर लिया, KOH ने एब्जॉर्ब कर लिया। ये परख नली बंद है, ध्यान रखना, क्लोज्ड है, ये एयर टाइट है। आधी पत्ती जो टेस्ट ट्यूब के बाहर है, ये जो आधी पत्ती है हाफ लीफ, इसको क्या नहीं मिल रही है, नो CO2, इसको CO2 नहीं मिल रही। और आधी पत्ती जो टेस्ट ट्यूब के बाहर है हाफ लीफ, इसको CO2 मिल रही है, CO2। इसने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बना, स्टार्च ने आयोडीन के साथ मिलकर के, इसने फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज और स्टार्च बना, और स्टार्च ने आयोडीन के साथ मिलकर के क्या दे दिया, ब्लू कलर, यानी टेस्ट पॉजिटिव हो गया। और पत्ती का वो हिस्सा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था, आधी पत्ती जिसको CO2 नहीं मिल रही थी, उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। फोटोसिंथेसिस ना करने से एक स्टार्च नहीं बना, और आयोडीन के साथ मिलकर के क्या आया, ब्लू कलर नहीं आया, यानी निगेटिव टेस्ट। तो कौन सी पत्ती ने फोटोसिंथेसिस किया, जो आधी पत्ती बाहर थी, क्योंकि उसको क्या मिल रही थी, CO2 मिल रही थी। तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है, यह साबित हो गया। आधी पत्ती जिसको CO2 मिल रही थी उसने ही फोटोसिंथेसिस किया, जिससे कि स्टार्च बना और आयोडीन के साथ पॉजिटिव टेस्ट आ गया। इसको हम लोग कहते हैं मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। बहुत पुराने सवाल आया, KOH क्या एब्जॉर्ब करता है, KOH आसपास जितनी CO2 होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, KOH आसपास की CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ने क्या साबित कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 जरूरी है। तो तीनों चीजें पता लग गई, फोटोसिंथेसिस के लिए तीनों जरूरी है, क्लोरोफिल, लाइट और CO2। फोटो ले लो, ले लिया, जरूरत समझो तो लेना, पढ़ लेते इतना। व्हाट डू वी नो, हम लोग क्या जानते हैं,
एक्सपेरिमेंट 1 में आया क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2 आर एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये तीनों चीजें फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। फोटोसिंथेसिस अकर्स ओनली इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस पौधे के हरे भागों में होती है लाइट की उपस्थिति में। ग्रीन पार्ट सिंथेसाइज स्टार्च ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। पौधे के हरे भाग फोटोसिंथेसिस के जरिए ग्लूकोज और स्टार्च बनाते हैं, जो ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। तो पत्ती के हरे भाग, एक हमने चितकबरी पत्ती ली थी ना वैराइगेटेड, उसके जो हरे वाले भाग हैं उनमें क्लोरोफिल है। उन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया स्टार्च में, स्टार्च ने आयोडीन के साथ मिलकर के ब्लू कलर दे दिया। ये तय हो गया। और पत्ती का वो हिस्सा, दूसरा एक्सपेरिमेंट, आधे थोड़ी पत्ती को काले कागज से ढक दिया, लाइट नहीं मिल रही थी, उतनी पत्ती को लाइट नहीं मिली, लाइट ना मिलने से फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ग्लूकोज और स्टार्च नहीं बना, आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं आया। तो फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट भी जरूरी है। CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो भी हमने बताया, a part of leaf is enclosed in a test tube containing some KOH soaked cotton। आधी पत्ती टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दी और उस टेस्ट ट्यूब में KOH से भीगी हुई रुई रख दी, KOH से भीगी हुई रुई रख दी। while the other half is exposed to air, जबकि आधी पत्ती टेस्ट ट्यूब के बाहर एयर में रखी। the setup is then placed for in light for some time, और पूरे पौधे को लाइट में रख दिया। एक्सपोज पार्ट ऑफ द लीफ, जो पत्ती आधी पत्ती थी जो टेस्ट ट्यूब के बाहर थी, एक्सपोज थी, टेस्टेड पॉजिटिव फॉर स्टार्च, उसने फोटोसिंथेसिस की, ग्लूकोज और स्टार्च बना और ब्लू कलर आ गया आयोडीन के साथ। while the portion that was in the seed tube, आधी पत्ती जो टेस्ट ट्यूब के अंदर थी उसने फोटोसिंथेसिस नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी। सारी कार्बन डाइऑक्साइड को किसने सोख लिया? KOH ने सोख लिया। तो आधी पत्ती जो टेस्ट ट्यूब के अंदर थी उसने फोटोसिंथेसिस नहीं किया। फोटोसिंथेसिस ना करने से ग्लूकोज स्टार्च नहीं बना, आयोडीन के साथ निगेटिव टेस्ट आया, ब्लू कलर नहीं आया। तो साबित हो गया CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। ये तो तीन चीजें हमने जान ली कि फोटोसिंथेसिस के लिए तीन चीजें अत्यंत आवश्यक हैं, क्लोरोफिल, लाइट और CO2। फिर कुछ और एक्सपेरिमेंट दे रखे हैं NCERT ने। अर्ली एक्सपेरिमेंट, फोटोसिंथेसिस को ठीक से समझने के लिए कुछ प्रयोग किए गए हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट, इसमें पहला एक्सपेरिमेंट यहां पर दे रखा है, प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट। प्रीस्ले का एक्सपेरिमेंट का नाम है माउस कैंडल मिंट ट्विग एक्सपेरिमेंट। इसने अपने एक्सपेरिमेंट में तीन चीजें ली, माउस यानी चूहा, कैंडल मतलब मोमबत्ती, और मिंट यानी पुदीने का पौधा, पुदीने का पौधा, मिंट प्लांट, मिंट ट्विग लिखा, मिंट प्लांट समझो। सबसे पहले जोसेफ प्रिस्ले, इन्होंने ऑक्सीजन गैस भी डिस्कवर की थी। प्रिस्ले ने डिस्कवर की थी ऑक्सीजन गैस को 1774 में। जोसेफ प्रिस्ले 1770 रिवील्ड, जोसेफ प्रिस्ले ने 1770 में क्या पता लगाया? क्या पता लगाया? द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। हरे पौधे की ग्रोथ में, ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में हवा, एयर का क्या रोल है? ग्रीन प्लांट्स की ग्रोथ में एयर का क्या रोल है? यह पता लगाया था प्रिस्ले ने। हरे पौधों की ग्रोथ के लिए, ग्रोथ में एयर का क्या योगदान है? एयर, रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ, रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। इन्होंने क्या किया? देखो एक्सपेरिमेंट, इन्होंने एक बेल जार लिया, शीशे का बेल जार, उसमें एक मोमबत्ती जला दी और एक चूहा डाल दिया। थोड़ी देर बाद देखा चूहे का दम घुट गया और चूहा मर गया। माउस डाइस। ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने कहा, प्रिस्ले ने क्या कहा? कहा कि मोमबत्ती के जलने से, चूहे के सांस लेने से हवा गंदी हो गई, हवा गंदी हो गई। मोमबत्ती के कंबस्शन से, कैंडल के कंबस्शन से और एनिमल की ब्रीदिंग से, मोमबत्ती के जलने से और चूहे के सांस लेने से हवा गंदी हो गई और चूहा मर गया।
गंदी हवा से चूहा मर गया। फिर उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में एक चीज बढ़ा दिया, क्या डाल दिया? मिंट का पौधा डाल दिया। तो देखा चूहा नहीं मरा, तो इन्होंने तुरंत कहा मोमबत्ती के जलने से और चूहे के सांस लेने से हवा गंदी हो गई, लेकिन इस गंदी हवा को पौधे ने साफ कर दिया। तो इसने कहा ग्रीन प्लांट्स प्योरीफाई द एयर, हरे पौधे हवा को साफ करते हैं। तो मोमबत्ती के कंबस्शन से, कैंडल के जलने से, ब्रीदिंग ऑफ एनिमल, चूहे के सांस लेने से जो हवा गंदी हुई उसको किसने साफ किया? मिंट के पौधे ने, हरे पौधे ने साफ कर दिया और चूहा नहीं मरा। तो इन्होंने तुरंत कह दिया कि प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर, पौधे हवा को साफ करते हैं। दैट वॉज मेड डर्टी, जो हवा गंदी हो गई थी, बाय द कंबस्शन ऑफ कैंडल एंड ब्रीदिंग ऑफ एनिमल, मोमबत्ती के जलने से, चूहे के सांस लेने से जो हवा गंदी हो गई उसे हरे पौधे ने साफ कर दिया। अब देखो, और इन्होंने खास बात बताया, देखो मोमबत्ती भी नहीं बुझ रही है आगे, मोमबत्ती भी नहीं बुझी, चूहा भी नहीं मरा, मोमबत्ती भी नहीं बुझी। तो प्रीस्ले ने क्या साबित किया? प्लांट्स प्योरीफाई द एयर मेड डर्टी बाय द ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल, चूहे के सांस लेने से, ब्रीदिंग से, और मोमबत्ती के बर्निंग यानी जलने से जो हवा गंदी हो गई उसको पौधे ने साफ कर दिया और चूहा नहीं मरा और मोमबत्ती भी जलती रही। फिर इंगेन हाउस आए। इंगेन हाउस ने कहा कि प्रीस्ले ने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन इन्होंने दो बातें ऐड कर दी। इंगेन हाउस ने प्रीस्ले के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया कि प्रीस्ले सही कह रहा है, और इसने दो बातें और बढ़ाई। उसने कहा कि पूरा पौधा एयर को साफ नहीं करता, पौधे के केवल हरे भाग, पौधे के केवल ग्रीन पार्ट्स हवा को प्योरीफाई करते हैं। और दूसरी बात कही कि लाइट जरूरी है, पौधे हवा को तभी शुद्ध करेंगे, प्योरीफाई करते, जब तक लाइट मिलेगी, यानी कैंडल जलना जरूरी है। तो दो बातें इंगेन हाउस ने क्या ऐड कर दी प्रीस्ले के एक्सपेरिमेंट? पूरा पौधा हवा नहीं साफ करता, ओनली ग्रीन पार्ट्स प्योरीफाई द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट जरूरी है। तो दो बातें इन्होंने ऐड कर दी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया। इनके एक्सपेरिमेंट के सुनो, इनके घर के पास एक तालाब था, उस तालाब में कुछ वाटर प्लांट्स थे, जैसे हाइड्रिला वगैरह होता है ना, हाइड्रिला पानी में डूबा रहता है। तो जब दोपहर के समय ये तालाब के पास गए अपने, तो देखा कि हाइड्रिला पौधा जो पानी में डूबा था, वाटर प्लांट है, तो वहां देखा कि बुलबुले निकल रहे हैं, हवा के बुलबुले छोड़ रहा है ये पौधा। लेकिन गौर से देखा तो उनको पता लगा ये हवा के बुलबुले केवल हरे भागों से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? उस पौधे के ग्रीन पार्ट से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? ग्रीन पार्ट से। दोपहर में दिख रहे हैं, जब धूप पड़ रही है। दोपहर में जब धूप है तो हाइड्रिला के प्लांट्स के जो ग्रीन पार्ट थे, इस पौधे के जो हरे वाले भाग थे, वहां से इन्होंने बुलबुले निकलते देखे। लेकिन शाम में जब तालाब के पास आए तो ये बुलबुले नजर नहीं आ रहे। तो इन्होंने दो बातें कह दी, ओनली ग्रीन प्लांट्स प्योरीफाई द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी रात में बुलबुले नजर नहीं आ रहे थे, दिन में जब सूर्य का प्रकाश था तो ये बुलबुले दिख रहे थे। और केवल कहां से निकल रहे थे बुलबुले? पूरे पौधे से नहीं, पौधे के हरे भाग से। तो इन्होंने तुरंत कह दिया, he showed that only green parts of the plant that could release oxygen or purify the air in the presence of sunlight, पौधे के केवल हरे भाग हवा को शुद्ध करते हैं लाइट की प्रेजेंस में या सनलाइट की प्रेजेंस में। इंगेन हाउस ने एक एक्सपेरिमेंट किया था अपने तालाब में, शानदार एक्सपेरिमेंट, एलिगेंट है, विद एन एक्वेटिक प्लांट। इन्होंने एक एक्वेटिक प्लांट लिया, अपने तालाब में डाला, एक्वेटिक प्लांट जैसे हाइड्रिला। शोड दैट इन ब्राइट सनलाइट, जब तेज धूप थी तो इस हाइड्रिला के पौधे में क्या नजर आया? स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स। इस हाइड्रिला के जो हरे वाले भाग थे वहां से छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं। वाइल इन द डार्क, जबकि अंधेरे में जब ये आए तो ये बुलबुले नहीं निकल रहे थे, डिड नॉट। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन। बाद में पता लगा इन बुलबुलों में कौन सी गैस है?
ऑक्सीजन गैस है, ये भी पता लगा लिया। तो इनका पॉइंट याद करना, इन्होंने क्या कहा, ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन और प्योरीफाई द एयर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। पौधे, पूरा पौधा हवा साफ नहीं करता जैसे प्रिस्ले ने कहा था, पौधे के केवल हरे भाग ही, ग्रीन पार्ट्स, एयर को प्योरीफाई करते हैं, हवा को शुद्ध करते हैं, लेकिन लाइट जरूरी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये दो एक्सपेरिमेंट हुआ। तीसरा आया जूलियन वॉन सैक्स। जूलियन वॉन सैक्स ने क्या किया, जूलियन वॉन सैक्स ने बताया कि पौधे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। ग्लूकोज किस रूप में जमा हो जाता है, स्टार्च के रूप में। सैक्स प्रोवाइडेड एविडेंस, सैक्स ने प्रमाण दिया, क्या प्रमाण दिया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो। पौधे जब ग्रो करते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च, और ये ग्लूकोज संचित हो जाता है स्टार्च के रूप में। देखो, पौधे फोटोसिंथेसिस से बनाते तो ग्लूकोज ही हैं, पौधे भोजन बनाते हैं ग्लूकोज के रूप में, लेकिन ये चलता है सुक्रोज के रूप में और जमा होता है स्टार्च के रूप में। तो यानी ग्लूकोज जमा हो जाता है स्टार्च के रूप में, ये हम जानते हैं। He showed that chlorophyll is located in special bodies. सैक ने एक चीज और बताई, क्लोरोफिल सेल की विशेष बॉडीज के अंदर होता है। क्लोरोफिल कोशिका के अंदर कुछ विशेष बॉडीज में होता है जिन्हें आज हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, यह भी बताया इन्होंने, लेकिन उस समय क्लोरोप्लास्ट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, स्पेशल बॉडीज। He found that glucose is made within green parts of the plant. इन्होंने यह भी बताया कि पौधे के केवल हरे भाग ग्लूकोज बनाते हैं, जैसा इंगन हाउस ने कुछ कहा था, वो तो ऑक्सीजन दिखा रहा था बुलबुले। तो he found that glucose is made in the green parts of the plant. पौधे के केवल हरे भाग फोटोसिंथेसिस के द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं। तो वॉन सैक्स का देखो क्या क्या हो गया। जूलियन वॉन सैक्स ने क्या किया, इन्होंने प्रोवाइड किया एविडेंस, प्रमाणित किया कि पौधे फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनाते हैं और ये ग्लूकोज जमा हो जाता है स्टार्च के रूप में। इन्होंने यह भी बताया कि क्लोरोफिल विशेष बॉडीज के अंदर पाया जाता है जिन्हें आज हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इन्होंने यह कहा कि ग्लूकोज पौधे के हरे भाग बनाते हैं, पौधे के हरे भाग ही ग्लूकोज बनाते हैं। फिर आता है एंगलमैन्स एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन का बताना पड़ेगा, एंगलमैन का एक्सपेरिमेंट। एंगलमैन ने फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम दिया था। एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब यह होता है कि फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ में सबसे ज्यादा होती है। इन्होंने क्या लिया, एक प्रिज्म लिया, जल्दी से देखो, फोटो लेना बनाना मत। एक प्रिज्म लिया और एक तरफ से लाइट पार की, ऐसे लाइट पार की। प्रिज्म लाइट के अंदर जितनी वेवलेंथ होती है उनको अलग कर देता है। एक लाइट के अंदर 7 वेवलेंथ होती हैं, विबग्योर क्या होते हैं, विबग्योर, इंद्रधनुष। एक लाइट के अंदर जितनी वेवलेंथ थी सबको अलग कर दिया किसने, इस प्रिज्म ने अलग कर दिया। ये प्रिज्म लाइट के अंदर जितनी वेवलेंथ है सबको अलग कर देता है। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये है विबग्योर। फिर इसने एक ग्रीन एल्गा लिया और उस ग्रीन एल्गे का नाम था, उस ग्रीन एल्गी का नाम था क्लेडोफोरा। क्या लिया, क्लेडोफोरा लिया। एक क्लेडोफोरा का फिलामेंट लिया, ये ग्रीन एल्गी, और इसका नाम था क्लेडोफोरा। और कुछ बैक्टीरिया लिए, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया जिधर ऑक्सीजन होगी उधर भाग जाते हैं। तो एरोबिक बैक्टीरिया इस वातावरण में जहां कहीं ऑक्सीजन हो उसको पता लगा लेते हैं और उधर भाग जाते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया किसको ढूंढ लेते हैं, ऑक्सीजन को ढूंढ लेंगे। इस एक्सपेरिमेंट को इन्होंने लाइट में रख दिया, लेकिन ये सारा एक्सपेरिमेंट चूंकि एल्गी पानी में रहती है, एल्गी कहां रहती है, पानी में, तो सस्पेंशन में किया, पानी के अंदर। ये सारा काम पानी में किया, सस्पेंशन में, क्योंकि एल्गी पानी में रहती है, क्लेडोफोरा। तो इन्होंने क्या देखा, थोड़ी देर बाद ये लाइट दी, जब पूरा एक्सपेरिमेंट लाइट में हो रहा, लाइट को पार कर दिया, छोड़ो लाइट नहीं, लाइट को उधर से तो पार ही कर दिया, लाइट क्यों देंगे, लाइट नहीं यूज की। एरोबिक बैक्टीरिया कहीं पर भी ऑक्सीजन होगी
तो उसको पता लगा लेंगे, वहां जाके जमा हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद देखा कि एरोबिक बैक्टीरिया ब्लू रीजन में जमा हो रहे हैं और रेड रीजन में जमा हो रहे हैं। यहां एरोबिक बैक्टीरिया कहां जमा हो रहे हैं? ब्लू और रेड रीजन में। तो इससे क्या साबित हुआ? इससे यह साबित हुआ कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन में हो रही है और रेड रीजन में। ब्लू वेवलेंथ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजन निकली और एरोबिक बैक्टीरिया जमा हो गए। रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही, फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन, तो एरोबिक बैक्टीरिया जमा हो गए। तो एरोबिक बैक्टीरिया क्या पता लगाने के लिए होते हैं कि ऑक्सीजन कहां पर है। तो एरोबिक बैक्टीरिया कहां पहुंच गए? ब्लू और रेड रीजन के पास। इसका मतलब यहां पे ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन कहां से आ गई यहां पर ब्लू और रेड के पास? क्योंकि ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो एंगलमैन ने तुरंत कहा कि फोटोसिंथेसिस का जो एक्शन स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस की दर। एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में होती है, सबसे ज्यादा ब्लू और रेड में होती है। तो एंगलमैन ने फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, दो चीजें इस्तेमाल किया, एरोबिक बैक्टीरिया और ग्रीन एल्गी क्लेडोफोरा, और प्रिज्म के जरिए लाइट की वेवलेंथ को अलग कर दिया। और थोड़े समय बाद यह पाया कि एरोबिक बैक्टीरिया कहां जमा हो रहे हैं? ब्लू और रेड रीजन के पास, जो ये साबित कर रहे हैं कि यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है। यहां पर ऑक्सीजन क्यों ज्यादा है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है ब्लू और रेड रीजन में। तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, यानी किस वेवलेंथ में कितनी फोटोसिंथेसिस होती है, किस वेवलेंथ में कितनी फोटोसिंथेसिस होती है, इसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम क्या मिला? फोटोसिंथेसिस को बार बार हम पीएस लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस शॉर्ट में। तो ब्लू और रेड मिला, क्या मिला? ब्लू एंड रेड रीजन। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होती है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया वहीं पे जाके जमा हो गए। अगर पूछा जाए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस से सवाल कब होती है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होती है वो तो व्हाइट लाइट में होती है। व्हाइट लाइट का मतलब सनलाइट। इसमें ब्लू भी है और रेड भी है। सनलाइट के अंदर तो दोनों हैं, ब्लू भी है और रेड भी है। इसके बाद होती है रेड लाइट में और उसके बाद है ब्लू लाइट। सबसे कम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होती है। ग्रीन लाइट में सबसे कम फोटोसिंथेसिस होती है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस का अगर सवाल आए तो पहले व्हाइट लाइट लगाना जो सनलाइट आ रही, इसमें ब्लू भी है और रेड भी है, फिर आता है रेड और फिर आता है ब्लू। सबसे कम ग्रीन लाइट में, सबसे कम ग्रीन लाइट में होती है। एरोबिक बैक्टीरिया यहां दिखेंगे नहीं, यहां थोड़े बहुत दिख सकते हैं ब्लू वगैरह, ये येलो ऑरेंज इधर थोड़ा बहुत, ग्रीन में सबसे कम हो। हमने एक सवाल पूछा भी, सब धराशायी हो गए। अब जरा सा दिमाग लगाना पड़ता है, धराशायी हो जाते हो। हमने कहा प्रिज्म यूज नहीं किया, डायरेक्ट लाइट दे दी क्लेडोफोरा के फिलामेंट को। जब क्लेडोफोरा के फिलामेंट को डायरेक्ट लाइट दे दी तो सारी वेवलेंथ मिल रही है सब तरफ। इस फिलामेंट को जब सारी वेवलेंथ मिल रही है तो सारा फिलामेंट फोटोसिंथेसिस करेगा। तो एरोबिक बैक्टीरिया यूनिफॉर्म, जितने यहां उतने यहां उतने यहां उतने यहां, सब लाइन से जमा हो जाएंगे। जब हमने प्रिज्म का इस्तेमाल नहीं किया और लाइट दे दी क्लेडोफोरा को, तो सारी वेवलेंथ मिल रही है क्लेडोफोरा के हर एक भाग को। तो एरोबिक बैक्टीरिया यूनिफॉर्मली डिपॉजिट हो जाएंगे पूरे फिलामेंट पे। ऐसा पूछा था, जरा सा दिमाग लगाने लगा पूछो, ढरा सही हो जाता। ठीक है, वैसे इतना लेवल का आएगा नहीं सवाल, हम तो तुम्हारे दिमाग की नसें खोल रहे हैं। और जिस दिन खुल गया, ईश्वर के अलावा कोई सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा तुम्हारा। बहुत गधे गधे सेलेक्ट हो गए बच्चे लेकिन वो लगे रहे। एक बार में तो नहीं सिलेक्ट हुए, जब कुछ आता ही नहीं था तो कैसे हो जाता? कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना होती, इसे घुमा देंगे। सीखना तो पड़ेगा बायोलॉजी। अब बायोलॉजी पता लग रहा होगा कि कैसे सीखी जाती है, बायोलॉजी क्या होती है, कितनी गहराई है इसके अंदर, ये तब जानोगे भी। तो अभी आप पहुंचे नहीं, भी जेनेटिक्स तक पहुंचो तो पहले वहां तक। देखते कितने बिरले बचते हैं। आ गया हो गया। तो एंगलमैन ने क्या साबित कर दिया? एंगलमैन ने यह कह दिया कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहां हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम बन गया ब्लू और रेड। एक्शन स्पेक्ट्रम बताता है फोटोसिंथेसिस की रेट को, किसको?
किस वेवलेंथ में कितनी फोटोसिंथेसिस होती है, वही एक्शन स्पेक्ट्रम। ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा होती है। हटा रहा हूं, पढ़ लेते हैं। एंगल मैथ। यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स। प्रिज्म की मदद से इसने लाइट को इसके स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में अलग कर दिया, यानी विबग्योर कर दिया। प्रिज्म की मदद से सारी वेवलेंथ को अलग कर दिया, सारे स्पेक्ट्रल कंपोनेंट। जो ऊपर से लाइट आ रही इसमें 7 वेवलेंथ है, 7। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, 7 तरह की वेवलेंथ होती है सनलाइट में। तभी तो इंद्रधनुष जो बनता है तो सातों दिखती है। एंड देन इल्यूमिनेटेड अ ग्रीन एल्गा, और फिर ग्रीन एल्गा लगा दिया। कौन सा एल्गा यूज किया इसने? क्लेडोफोरा। ये सारा काम पानी के अंदर किया, सस्पेंशन में, क्योंकि एल्गी लिया था। एल्गी, एल्गी पानी में रहती है। और एरोबिक बैक्टीरिया यूज किया। और क्या यूज किया? एरोबिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ O2 इवोल्यूशन। ये बैक्टीरिया क्या पता लगाने के लिए किया? ये बैक्टीरिया ये पता लगाने के लिए किया कि कहां पर ऑक्सीजन है। एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन का पता लगा लेते हैं। He observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light. बैक्टीरिया कहां जाके जमा हो गए? ब्लू और रेड लाइट में। और यही बन गया फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम। यानी फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन। इन दोनों में से सेलेक्ट करना तो रेड पहले लेना, ब्लू नेक्स्ट। रेड पहले, ब्लू बाद में, दोनों में होती है। एक्शन स्पेक्ट्रम रिजेंबल्ड रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए और बी। इसका डायग्राम पता नहीं हमने दिया कि नहीं दिया है। इधर आ जाओ। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये वाला ग्राफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और ये है एक्शन स्पेक्ट्रम। देखो एक्शन स्पेक्ट्रम वाले को देख लो पहले। ये ग्राफ तुम देख लो एक्शन स्पेक्ट्रम वाला। इधर इसने दिया है लाइट, और लाइट इसने यूज किया है 400 से 700। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट में। 400 से 700 नैनोमीटर को कहते हैं पार। पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट में। इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। 400 से 700। देखो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, उसमें सारी वेवलेंथ है। 400 से नीचे वाली यूवी रेस होती हैं। यूवी रेस किसके नीचे होती हैं? लेस देन 400 नैनोमीटर। इसमें पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं करते। और 700 से ऊपर भी होती हैं। 700 से ऊपर वाली लाइट होती है इंफ्रारेड एंड फार रेड। इंफ्रारेड और फार रेड, इसमें भी फोटोसिंथेसिस नहीं होती। पौधे फोटोसिंथेसिस 400 से 700 में करते हैं। इसको विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल, जो लाइट हमको दिखाई पड़ रही है वो विजिबल लाइट है, या इसे पार कहते हैं। पार, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। 2 बार आ चुका है। पौधे किस वेवलेंथ की लाइट में फोटोसिंथेसिस करते हैं? 400 से 700 नैनोमीटर। इसे पार या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन या विजिबल लाइट, जो लाइट हम देख पा रहे हैं ये विजिबल लाइट है 400 से 700। 400 से नीचे वाली यूवी रेस को हम नहीं देख पाते, उसकी वेवलेंथ कम होती है यूवी रेस की। 400 से कम और 700 से ऊपर वाली लाइट है इंफ्रारेड और फार रेड, इसको भी हम नहीं देख पाते। ये तो इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। हालांकि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस इसमें ही होती है, 700 से ऊपर होती है। बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस 700 के ऊपर होती है, वो एक अलग बात है। थोड़े पॉइंट्स हम बता देंगे आगे। चलो हो गया। ये फोटोसिंथेसिस का तुमको एक्शन स्पेक्ट्रम दिख रहा है। एक्शन स्पेक्ट्रम रेट बताएगा कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब ये तुम देखोगे यहां पर आ रहा है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये है ना, ये हो गया। 400 से 700 के बीच में ये सब आ गया विबग्योर, ये हो गया विबग्योर। एक पीक हमको यहां नजर आ रही, एक पीक यहां नजर आ रही है। तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हम गौर करना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू को कहते हैं ब्लू रीजन। ब्लू रीजन में पीक दिख रही है, और ऑरेंज रेड को बोलते हैं रेड रीजन। रेड रीजन एक पीक यहां दिख रही है। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू रीजन में हो रही है और रेड रीजन में हो रही है। अब तुम कहोगे ब्लू वाला थोड़ा ऊंचा, लाल वाला थोड़ा कम है, लेकिन लाल ऊंचा होना चाहिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा,
रेड में ब्लू से ज्यादा होती है। अब आ जाओ, ये तो एक्शन स्पेक्ट्रम है। एक्शन स्पेक्ट्रम ये बताता है कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन, इसको कहते हैं ब्लू रीजन। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये बैगनी भी तो ब्लू ही होता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू ब्लू रीजन है, ऑरेंज रेड रेड रीजन है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होती है। ये बन गया फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम। किसने दिया? एंगलमैन ने। किसने? एंगलमैन ने दिया। अब आओ ऊपर वाला, यह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। यह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, वही है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। यहां पर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में देखो, यह क्लोरोफिल ए का है, यह क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। तो अगर तुम गौर करो देखोगे, यह एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्बेंस। क्लोरोफिल ए किस वेवलेंथ की लाइट को ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। अब तुम गौर करोगे, यहां पर भी अगर तुम लिखोगे विबग्योर, तो सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ब्लू रीजन में, एक पीक दिख रही है, और रेड रीजन में एक पीक दिख रही है। तो क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, इधर एब्जॉर्बेंस लिखेंगे। ये एक्शन स्पेक्ट्रम है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को बता रहा है। इधर गौर करो, ये समझने वाला है और बार बार नहीं पढ़ना पड़ता। ये एक बार समझ लिया, रटना वटना भी नहीं है, इसमें समय लगता है, लेकिन एक बार घुस गया दिमाग में कायदे से निकलेगा नहीं जल्दी। ये चैप्टर और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी नहीं निकलेगा, ना जेनेटिक्स वगैरह निकलेगा नहीं, या तो पहली बार समझ में नहीं आएगा और आ गया तो वो जाएगा नहीं। इसको समझो, क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। एक तो ब्लू रीजन की लाइट को और एक रेड रीजन की लाइट। उसी में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी तो हो रही है, यानी जिस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। अब यहां पर दोनों के ग्राफ को नीचे मिक्स कर दिया, मिला दिया। ये हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम, ये वाला ग्राफ, और ये नीला वाला क्लोरोफिल ए का नीचे ग्राफ है। जिस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो ये क्या, इससे क्या साबित हो रहा है कि क्लोरोफिल एक फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट है। जिस वेवलेंथ की लाइट को ये सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उस वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए overlaps with the action spectrum of photosynthesis. This suggests that chlorophyll A is the chief pigment of photosynthesis. क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का मुख्य पिगमेंट है। क्यों मुख्य पिगमेंट है? क्योंकि जिस वेवलेंथ की लाइट को यह सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी ब्लू और रेड, उसी वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही, यानी ब्लू और रेड। तो क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर रहा है लगभग, जैसा ये ग्राफ है मिलता जुलता ग्राफ वो दोनों है। 1 to कंप्लीट ओवरलैप नहीं है, ध्यान रखना। कंप्लीट का मतलब बिल्कुल ऐसा ही हो जाता, काफी ओवरलैपिंग दिख रही है, दोनों ग्राफ में ओवरलैपिंग दिख रही है। एक पीक नजर आ रही है दोनों में ब्लू रीजन में, एक पीक नजर आ रही दोनों में रेड रीजन में। ये कंप्लीट ओवरलैप नहीं कहलाएगा, कंप्लीट होता तो दोनों एक दूसरे से चिपके होते, लेकिन यहां पर 1 to 1 रिलेशन दिख रहा है, यहां पर ओवरलैपिंग दिख रही है। तो जिस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, ब्लू और रेड, ब्लू और रेड, उसी वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही, यानी ब्लू और रेड। ये क्या साबित कर रहा है कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के मेन पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी का भी कुछ ऐसा ही है। क्लोरोफिल बी का देखो जरा सा, क्लोरोफिल बी का ग्रीन वाला ग्राफ है, अगर तुम देख पाओ, ये वाला, ये क्लोरोफिल बी का ग्राफ है। तो क्लोरोफिल बी के ग्राफ में भी वैसे ही कुछ दिख रहा है। इसमें एक पीक ब्लू रीजन में दिख रही है और एक पीक रेड रीजन में दिख रही है। तो क्लोरोफिल बी का भी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, सबसे ज्यादा ये ब्लू रीजन और रेड रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी वेवलेंथ में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो तुम ऐसे कह सकते हो, क्लोरोफिल ए और बी जिस वेवलेंथ की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उसी वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही। इसमें सवाल ऐसे आता है, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी
overlaps with the action spectrum of photosynthesis. This suggests that chlorophylls are the main pigments of photosynthesis. एक assertion में दे देगा और एक रीजन में आंसर होगा ए. आंसर क्या होगा? assertion रीजन का ए हो जाएगा. रीजन assertion को बता भी रहा है. The absorption spectrum of chlorophylls overlaps with the action spectrum of photosynthesis. ये assertion हो गया. रीजन क्या हो गया? They suggest that chlorophylls are the main pigments of photosynthesis. कैरोटीनॉइड नहीं होते. कैरोटीनॉइड फोटोसिंथेसिस के मेन पिगमेंट नहीं. जरा कैरोटीनॉइड को देखो. कैरोटीनॉइड ये पीला वाला ग्राफ है. कैरोटीनॉइड जो लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, लेकिन आगे एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहे. ग्राफ खत्म हो गया. कैरोटीनॉइड का ग्राफ तो आगे खत्म, आगे की लाइट को एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा. तो कैरोटीनॉइड आगे की रेड लाइट को तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, जबकि फोटोसिंथेसिस तो रेड लाइट में भी हो रही है. तो इसका मतलब कैरोटीनॉइड्स फोटोसिंथेसिस के मेन पिगमेंट नहीं, ये एक्सेसरी पिगमेंट है. कैसे हैं? मदद करते हैं. हो गया, पढ़ लो सर. तो एंगलमैन का एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस की रेट को दर्शाता है और बताता है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ में होती है? ब्लू और रेड रीजन में होती है. He observed that bacteria accumulated in the region of blue and red region. इसने क्या ऑब्जर्व किया कि एरोबिक बैक्टीरिया जाके एक्यूमुलेट जमा हो गए ब्लू और रेड रीजन में. तो इसने कहा सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होती है. यही फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम है जो फोटोसिंथेसिस की रेट को बताता है. ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा है. मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन. Action spectrum resembles roughly the absorption spectrum of chlorophyll A and B. जिस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए और बी सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, उसी वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही. यानी क्लोरोफिल ए और बी का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप करता है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसको जरा कायदे से पढ़ना, ये थोड़ा समझने वाला है. वॉन नील ने फोटोसिंथेसिस की सिंपल इक्वेशन दिया, एक एम्पेरिकल इक्वेशन दी. जैसे एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है वैसे एक सिंपल इक्वेशन दी. ऐसे पूरी इक्वेशन नहीं है, साधारण इक्वेशन है, इनकम्प्लीट सिंपल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस की. ये तुम्हारा ग्लूकोज है. ये क्या है? ये है ग्लूकोज. चलो अब ये दिखा रहा है CH2 रिप्रेजेंटेड अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज ग्लूकोज. CH2O एक कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है. एक 6 कार्बन वाली शुगर है. कितने कार्बन वाली? एक 6 कार्बन वाली शुगर है. ये तो इक्वेशन याद कर लेना. H2O प्लस CO2 लाइट, CH2O प्लस O2. अब इस वाली इक्वेशन को समझना, ये जनरल इक्वेशन है. यहां पर इसने 2H2A लिखा है प्लस CO2 लाइट और क्लोरोफिल, 2A प्लस CH2O प्लस H2O. अब इसने क्या कहा जरा समझना. इसने डिमॉन्स्ट्रेट किया पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में. पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया लिए इसने. ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है. इसने क्या करके दिखाया, क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया? दैट फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन. फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट चाहिए. क्या चाहिए? लाइट चाहिए. हालांकि लाइट को पहले ही बता दिया था इंगेनहाउस ने. इंगेनहाउस के दोपहर में पानी के तालाब के हेडला के पास बुलबुले नजर आ रहे थे. लाइट का रोल तो पहले ही बता दिया था इंगेनहाउस ने. इसने भी कहा फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए? लाइट चाहिए. फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इन विच हाइड्रोजन रिड्यूसेस CO2 टू कार्बोहाइड्रेट. ये ध्यान रखना, हाइड्रोजन CO2 को रिड्यूस कर देता है. हाइड्रोजन CO2 को किस में बदल देता है? CO2 को रिड्यूस करके क्या बना देता है? कार्बोहाइड्रेट. इसने कहा फोटोसिंथेसिस लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है जिसमें ये जो हाइड्रोजन है वो CO2 को रिड्यूस कर देती है और कार्बोहाइड्रेट बनता है. अब जरा देखना इस 2H2A की कहानी. 2H2A में A जो है बहुत इंपॉर्टेंट है. A की जगह तुम लिखोगे O. A की जगह क्या लिखोगे? O. अगर ये ग्रीन प्लांट है, अगर ये हरा पौधा है तो A की जगह क्या लिख दिया? O. तो ये बन गया H2O. क्या बन गया?
तो ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर है वाटर। ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर कौन बन गया? वाटर। अगर एक ही जगह तुम एस लिख दो, ऐसा तुम्हें मिलेगा बैक्टीरिया में। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ऐसा होता है। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में एक ही जगह क्या रखना पड़ेगा? एस रखना पड़ेगा। तो यहां पर हाइड्रोजन डोनर कौन है? H2S। अरे भैया क्या बताया हमने? इन्होंने क्या किया? वॉन नील ने इन्होंने बताया फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है और कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यह है कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रेट को रिड्यूस करके क्या बना रहा है? कार्बोहाइड्रेट। अगर ये ग्रीन प्लांट है तो हाइड्रोजन डोनर है वाटर। हाइड्रोजन डोनर क्या बन जाएगा? वाटर। एक ही जगह क्या लिखना पड़ेगा? ओ। अगर ये बैक्टीरिया है तो एक ही जगह एस लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा H2S। क्या हो जाएगा? तो ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर कौन है? ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर वाटर है और बैक्टीरिया में H2S है। ये आएगा इस बार, मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल है। ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर होता है वाटर और बैक्टीरिया में, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में H2S। ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर वाटर तो है, लेकिन वाटर स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन बनती है। ग्रीन प्लांट में वाटर, हाइड्रोजन डोनर वाटर है, लेकिन वाटर स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऑक्सीजन बनती है। तो ग्रीन प्लांट में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। नहीं समझ में आया? ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर कौन है? तब समझ में आ गया। ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर वाटर है, लेकिन वाटर स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है और ये ऑक्सीजन बनाता है। तो ग्रीन प्लांट में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या हो गया? ऑक्सीजन। बैक्टीरिया में आओ। बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर है H2S। क्या है? H2S। और ये H2S स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है, या तो सल्फर बनाता है या सल्फेट। ये अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट या तो सल्फर है या सल्फेट है, ऑक्सीजन नहीं है। तो बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन नहीं निकलती। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन। अब तुम कहोगे ये बैक्टीरिया तो दे ही नहीं रखा है। अरे ये इनकी इक्वेशन तो दे रखी है। इससे साबित हो रहा है कि बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर तो H2S है, यहां ऑक्सीजन कहां निकल जाएगी? बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर H2S है और ये स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता। H2S ऑक्सीडाइज हो जाता सल्फर या सल्फेट। अलग अलग बैक्टीरिया में कुछ में सल्फर बनेगा और कुछ में सल्फेट। ये बैक्टीरिया पे डिपेंड करेगा कौन सा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इतनी बातें समझ लेना, अभी तक सब आसान था, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। फिर समझो। वॉन नील ने क्या कहा? वॉन नील ने क्या कहा कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ऐसा कहा। लेकिन अगर ये ग्रीन प्लांट है तो एक ही जगह तुम O लिखोगे तो बन जाएगा H2O। तो यानी ग्रीन प्लांट में हाइड्रोजन डोनर है H2O और वाटर हाइड्रोजन डोनर है, लेकिन ये स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन ग्रीन प्लांट से। बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर है, एक ही जगह लिखोगे S तो हो जाएगा H2S। बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर है H2S, लेकिन H2S स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाएगा। सल्फर या सल्फेट डिपेंड करेगा बैक्टीरिया कौन सा है। तो ही डेमोन्स्ट्रेटेड इन पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया दैट फोटोसिंथेसिस इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट लिखा है, लाइट का रोल तो इंगेनहाउस ने पहले ही बता दिया। इन विच हाइड्रोजन रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट बनाता है। इन ग्रीन प्लांट H2O इज हाइड्रोजन डोनर। ग्रीन प्लांट में H2O हाइड्रोजन डोनर है एंड इज ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीजन, और ये स्वयं वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बनाता है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट हो गया ऑक्सीजन। सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन नहीं छोड़ते, जैसे बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया यानी पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया H2S इज हाइड्रोजन डोनर। यहां पे H2S हाइड्रोजन डोनर है और वो स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है एंड इज ऑक्सीडाइज टू सल्फर और सल्फेट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैक्टीरिया। तो ग्रीन प्लांट्स में हाइड्रोजन डोनर कौन है?
कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजन कौन देगा? हाइड्रोजन डोनर कौन है? H2O ग्रीन प्लांट्स में। बैक्टीरिया में हाइड्रोजन डोनर कौन है? H2S। तो कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए। ग्रीन प्लांट्स में ये हाइड्रोजन वाटर से आती है और बैक्टीरिया में ये हाइड्रोजन सल्फर से आती है, H2S से आती है। लेकिन वाटर हाइड्रोजन दे तो देता है, CO2 को रिड्यूस कर देता है। CO2 के पास हाइड्रोजन आएगी, ये रिड्यूस हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन वो वाटर स्वयं ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ग्रीन प्लांट में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या है? ग्रीन प्लांट में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन है ये, और बैक्टीरिया में सल्फर या सल्फेट होता है, डिपेंडिंग अपॉन बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? कहीं पर कोई दिक्कत तो पूछ लेना भाई, फिर ना कह देना माइकल दारू पी के दंगा करता है। Hence he inferred that, इसने तुरंत बता दिया। क्या कह दिया तुरंत? ऑक्सीजन इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम वाटर। ग्रीन प्लांट्स में जो ऑक्सीजन वाटर से आती है ऐसा कहा, लेकिन साबित नहीं कर पाया, कह दिया सिर्फ ने कहा था कि ऑक्सीजन जो हरे पौधे निकालते हैं वो वाटर से आती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली ऑक्सीजन नहीं होती। इसने तुरंत कहा कि ग्रीन प्लांट्स में ऑक्सीजन गैस जो निकलती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो वाटर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आती, ऐसा कहा। लेकिन साबित किया रूबेन एंड कामेन ने, ये एनसीईआरटी ने दिया नहीं है, इन 2 लाइनें हमने लिखी इनके लिए। रूबेन एंड कामेन ने साबित कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती है वो कहां से आती है? वो वाटर से आती है, CO2 से नहीं आती। तो इसने क्या किया? इसने वाटर के अंदर ऑक्सीजन ली, O18 रेडियो एक्टिव, रेडियो आइसोटोपिक, O18 लिया। O16 की जगह क्या लिया? पानी के अंदर ऑक्सीजन कौन सी ली? O18। और जो ऑक्सीजन निकली उसमें भी O18 ही था। जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के बाद निकली कौन सी वाली निकली? O18 वाली निकली। तो साबित हो गया। तो बाय यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक प्रूव्ड दैट ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर। रूबेन एंड कामेन ने साबित कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलती वो वाटर से आती, CO2 से नहीं आती। कैसे साबित किया? रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से। उन्होंने ये ऑक्सीजन 16 की जगह कौन सी ली? O18 ली। वाटर के अंदर ऑक्सीजन O18 वाली ली, और जो बाहर निकली ऑक्सीजन उसमें भी O18 था। तो ये साबित हो गया। तो दे यूज्ड O18 रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन इन वाटर, और जो ऑक्सीजन रिलीज हुई उसमें भी O18 ही था। तो ये साबित हो गया कि ऑक्सीजन वाटर की स्प्लिटिंग से आई है, वाटर से आई है। कंप्लीट इक्वेशन क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये लगती तो एक इक्वेशन है सिंगल, लेकिन ये सिंगल इक्वेशन नहीं है, ये बहुत सारी इक्वेशन को मिलाने के बाद बनी है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक स्टेप में पूरी नहीं होती, फोटोसिंथेसिस मल्टी स्टेप प्रोसेस है, और सारे स्टेप को मिला करके ये इक्वेशन बनाई गई है। दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन, ये सिंगल रिएक्शन नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन ऑफ ए मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये इक्वेशन मल्टी स्टेप प्रोसेस को बताती है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस सिंगल स्टेप में पूरी होती है, मल्टीपल स्टेप में, मल्टीपल स्टेप, सारे स्टेप को मिलाने के बाद ये इक्वेशन बनती है। 6CO2 प्लस 12H2O लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। ये तो एक पार्ट हुआ शुरुआत का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस? इधर आ जाओ। फोटोसिंथेसिस कहां चलती है? क्लोरोप्लास्ट में। अब हम लोग ग्रीन प्लांट्स में पढ़ेंगे, बैक्टीरिया की नहीं पढ़ेंगे। ग्रीन प्लांट्स की फोटोसिंथेसिस कहां चलती है? क्लोरोप्लास्ट में। आ जाओ क्लोरोप्लास्ट में। फोटोसिंथेसिस में 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक ग्रीन लीव्स एंड स्टेम्स। फोटोसिंथेसिस पौधे के हरे भागों में चलती है, जैसे हरी पत्तियां, हरे तने।
क्योंकि इनमें क्लोरोफिल होता है, इनमें क्लोरोफिल होता है। पत्ती की जो मीजोफिल सेल है, पत्ती की अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो ग्राउंड टिश्यू भरा है उसे मीजोफिल कहते हैं। डाइकॉट लीफ में पैलिसेड और स्पॉन्जी होता है और मोनोकॉट में केवल स्पॉन्जी है, इसे मीजोफिल कहते हैं। मीजोफिल की सेल में ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उसमें चलती है फोटोसिंथेसिस। मीजोफिल सेल्स इन द लीव्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। मीजोफिल सेल्स जो लीव की हैं उनमें ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इनमें चलती है फोटोसिंथेसिस। अब जरा देखो, क्लोरोप्लास्ट अपने आप को मीजोफिल सेल के अंदर कैसे व्यवस्थित करते हैं। अलाइन का मतलब व्यवस्थित करना। क्लोरोप्लास्ट अपने आप को कैसे अलाइन करते हैं मीजोफिल। मान लो ये मीजोफिल सेल है, ये मीजोफिल सेल है, ये है मीजोफिल सेल, ये हमने बनाई मीजोफिल सेल। दिन के समय जब धूप हल्की है, सुबह के समय जब धूप हल्की है तो ये क्लोरोप्लास्ट कैसे लगे होते हैं जरा देखो। क्लोरोप्लास्ट ऐसे लगे होते हैं, मीजोफिल की दीवार के ऐसे पैरेलल, इस तरह से लगे। लो लाइट इंटेंसिटी यानी सुबह के समय जब धूप कम है, धूप हल्की है तो क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा धूप चाहिए, धूप हल्की है तो क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा लाइट चाहिए। यह कहलाती क्लोरोप्लास्ट की फ्लैट सरफेस, इसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस। तो क्लोरोप्लास्ट की फ्लैट सरफेस मीजोफिल की दीवार के पैरेलल है। क्लोरोप्लास्ट की फ्लैट सरफेस किसके पैरेलल है? मीजोफिल की दीवार के पैरेलल हो जाती है। यह वॉल ऑफ मीजोफिल है, वॉल ऑफ मीजोफिल। सुबह के समय जब धूप हल्की है, लो लाइट है, तो क्लोरोप्लास्ट कैसे व्यवस्थित होते हैं, कैसे अलाइन होते हैं? ये मीजोफिल सेल के अंदर, मीजोफिल सेल की दीवार के पैरेलल, यानी इनकी जो फ्लैट सरफेस है, ये वाली, ये और ये फ्लैट सरफेस है। ये सरफेस और ये सरफेस फ्लैट होती है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो फ्लैट सरफेस है वो मीजोफिल की दीवार के पैरेलल हो जाती है सुबह के समय जब हल्की धूप है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा लाइट चाहिए, तो सरफेस एरिया ज्यादा है तो ज्यादा लाइट आएगी। लेकिन दोपहर के समय क्लोरोप्लास्ट को कम धूप चाहिए, धूप बहुत तेज है, तो क्लोरोप्लास्ट कुछ इस तरीके से हो जाते हैं। दोपहर के समय तेज धूप है तो ये क्लोरोप्लास्ट ये परपेंडिकुलर, लाइट के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे 90 डिग्री पर, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट। ऊपर से जो लाइट आ रही है इसके परपेंडिकुलर हो जाते हैं, क्योंकि इनको कम धूप चाहिए है। तो इसका सरफेस एरिया कम है, ये सरफेस एरिया कम है, तो ऐसे परपेंडिकुलर हो गए। सुबह के समय लो लाइट है, धूप हल्की है, तो इनकी फ्लैट सरफेस मीजोफिल की दीवार के कैसे हो गई? पैरेलल। ज्यादा सरफेस एरिया, ज्यादा लाइट आएगी। तेज धूप है, हाई लाइट इंटेंसिटी। जब तेज धूप है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो क्लोरोप्लास्ट इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर हो जाते हैं। इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर कुछ ऐसे हो जाते हैं। ये सरफेस एरिया कम है, इनको कम लाइट चाहिए। Usually the chloroplasts align themselves along the walls of mesophyll cells such that they get optimum quantity of incident light. जब लो लाइट इंटेंसिटी है, जब धूप हल्की है, तो क्लोरोप्लास्ट कुछ ऐसे लग गए। क्लोरोप्लास्ट को चाहिए ऑप्टिमम लाइट, ये ध्यान रखो। देखो, अगर सुबह धूप हल्की होगी तो क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा धूप चाहिए, दोपहर में जब धूप तेज है तो क्लोरोप्लास्ट को कम धूप चाहिए। तो क्लोरोप्लास्ट को ऑप्टिमम लाइट चाहिए। तो कह रहा क्लोरोप्लास्ट, यूजुअली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन देमसेल्व्स अलोंग द वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल की दीवार के पास अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, सच दैट, कुछ इस प्रकार से, दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल की दीवार के आसपास अपने आप को कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं ताकि उनको ऑप्टिमम लाइट मिल जाए।
When do you think the chloroplast will be aligned with their flat surfaces parallel to the wall? कब क्लोरोप्लास्ट की फ्लैट सरफेसेस मीजोफिल की दीवार के पैरेलल हो जाती है? लो लाइट इंटेंसिटी में। कब? लो लाइट इंटेंसिटी में। when would they be perpendicular to the incident light? कब क्लोरोप्लास्ट इंसिडेंट लाइट के परपेंडिकुलर हो जाते हैं? ऐसे हो जाते हैं हाई लाइट इंटेंसिटी, इन हाई लाइट इंटेंसिटी। ये फोटो ले लो, चले आगे। चलो आगे बढ़े। तो लो लाइट सुबह के समय जब धूप हल्की है तो क्लोरोप्लास्ट को ज्यादा धूप की जरूरत है, तो उनकी फ्लैट सरफेस जिसका एरिया ज्यादा है वो मेसोफिल सेल की दीवार के पैरेलल हो जाती है। दोपहर के समय जब धूप तेज है तो उनको कम लाइट चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर हो जाते हैं इंसिडेंट लाइट के। चलो आगे बढ़ते हैं, हटा रहा हूं। अब क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा बड़ा करके जरा सा बताना। अब प्रोसेस से शुरू करते हैं, धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हो रही है। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में हमको क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है, काम का बंटवारा। हम जानते हैं क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन होती है, एक ये और एक ये, आउटर और इनर। इनर मेम्ब्रेन कंपैरेटिवली लेस परमिएबल होती है, ये सब साइटोलॉजी में बताया, पढ़ लेना वहां। अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है, स्ट्रोमा है। क्या है ये? स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर चपटी चपटी कुछ थैलियां होती है, इनको थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ये एक दूसरे पर सिक्के के ढेर की तरह रखी हैं और स्टैक बनाती हैं ढेर। इस स्टैक को ग्रेनम कहते हैं। और ये थाइलाकॉइड जो एक दूसरे पर रखी हैं, ये ग्रेना थाइलाकॉइड है। इनको ग्रेना थाइलाकॉइड कहते हैं, जो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं और गट्ठर बना रही। गट्ठर को क्या बोलेंगे? गट्ठर को ग्रेनम या स्टैक या ग्रेनम बोलते हैं। दो ग्रेनम को जोड़ती है स्ट्रोमा लैमेली। कौन जोड़ रहा है? इसको स्ट्रोमा थाइलाकॉइड भी कह सकते हो। यह है स्ट्रोमा लैमेली या स्ट्रोमा थाइलाकॉइड। अब जरा देखना, ये दो ग्रेना को जोड़ती है। इधर देखो लिखा ना स्ट्रोमा लैमेली, ये स्ट्रोमा लैमेली। दो ग्रेना, एक ग्रेना ये हो गया, ग्रेना ये, दोनों को जोड़ रही है स्ट्रोमा लैमेली। इसको स्ट्रोमा थाइलाकॉइड भी कह सकते हो। अब जरा देखो, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे चलती है लाइट रिएक्शन। ध्यान सुनना, ये बहुत मुश्किल पार्ट है ये। अब तुम हल्का हल्का पढ़ लेते हो अलग बात, क्वेश्चन हल्का आ गया वो तुम्हारी किस्मत है, मुश्किल भी बन सकता है, ये तो कहीं लिखा नहीं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, थाइलाकॉइड को पहले समझो थोड़ा सा। थाइलाकॉइड एक बाहर निकालते हैं, एक थाइलाकॉइड तुमने बाहर ऐसे निकाल लिया, तो थाइलाकॉइड के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन है। थाइलाकॉइड के चारों तरफ सिंगल मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन है। और अंदर के साइड पर एक गुहा होती है, ल्यूमेन। थाइलाकॉइड के अंदर एक ल्यूमेन होती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एक थाइलाकॉइड को हमने बाहर निकाल लिया, इसको, ये कैसा है? मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। मेम्ब्रेन बाउंड, एक मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, सैक लाइक, विद द ल्यूमेन इन द सेंटर। बीच में ल्यूमेन भी है। इस थाइलाकॉइड के बीच में गुहा है, गुहा, ल्यूमेन। इस थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे चलती है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो तरह के पिगमेंट सिस्टम शामिल हैं, PS1 और PS2। PS1 और PS2, ये पिगमेंट सिस्टम थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होते हैं। ये पिगमेंट सिस्टम कहां पाए जाते हैं? ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होते हैं। लाइट रिएक्शन कहां चलती है? यहां थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। इसमें क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट सिस्टम। क्या होते हैं? पिगमेंट सिस्टम पाए जाते हैं। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। डार्क रिएक्शन कहां चलती है? स्ट्रोमा में। तो क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। लाइट रिएक्शन थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर या थाइलाकॉइड पर, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर पिगमेंट सिस्टम होते हैं। ध्यान सुनना, कितने तरह के? दो तरह के, PS1 और। इनका नाम पड़ा है इनकी खोज के आधार पे। इनका नाम पड़ा है इनके खोज के आधार पे। कैसे डिस्कवरी हुई? पहले PS1 खोजा गया,
फिर PS2। हालांकि लाइट रिएक्शन में PS2 पहले स्टार्ट होता है, फंक्शन के हिसाब से इनका नाम नहीं है, फंक्शन तो पहले ये कर रहा है PS2। इनका नाम इनकी डिस्कवरी के आधार पे पड़ा है, इनके कार्य के अनुसार इनका नाम नहीं पड़ा। PS1 पहले खोजा गया और PS2 बाद में खोजा गया। एक सवाल 2 बार आया, मैं बता दे रहा हूं यहां पर, अभी तो नहीं आ रहा फिलहाल, लेकिन आता है कभी कभी। जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट होते हैं, खुले हिस्से जहां लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, थाइलाकॉइड के वो हिस्से जहां पे लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, ये जो खुले हिस्से यहां पे लाइट डायरेक्ट पड़ रही है, इनको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट। क्या कहलाते हैं? नॉन एप्रेस्ड पार्ट, बिना दबे हिस्से, ये कहलाते हैं नॉन एप्रेस्ड पार्ट, बिना दबे वाले हिस्से। थाइलाकॉइड के वो हिस्से जो दबे नहीं हैं, जिन पे लाइट सीधे पड़ रही है, इनमें PS1 अधिक होता है। क्या अधिक होता है? PS1। और जो दबे वाले हिस्से अंदर वाले, ये अप्रेस्ड पार्ट्स हैं। कैसे हैं ये अप्रेस्ड पार्ट्स हैं, दबे हिस्से। ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के दबे हिस्से है, और यहां पर PS2 अधिक है। क्या अधिक है? तो यहां PS1 अधिक है नॉन एप्रेस्ड पार्ट में, और एप्रेस्ड पार्ट में PS2। ये 2 बार सवाल AIPMT था जब आया था, बाद में भी आया। तो थाइलाकॉइड के नॉन एप्रेस्ड पार्ट, जिसपे लाइट सीधे पड़ रही है, वहां PS1 अधिक है, और जो दबे हिस्से अंदर वाले ये सब, वहां पर एप्रेस्ड पार्ट्स है, उनमें PS2 अधिक। स्ट्रोमा लैमिनी में कुछ नहीं दबा, स्ट्रोमा लैमिनी में तो केवल PS1 होगा। क्या होगा यहां पर? केवल, इसमें तो कुछ दबा है ही नहीं, तो स्ट्रोमा लैमिनी पर ओनली PS1, ओनली PS1 होगा। अब जरा समझो, ये पिगमेंट सिस्टम का नाम कैसे पड़ा? पिगमेंट सिस्टम का नाम पड़ा इनकी डिस्कवरी के आधार पर। पहले कौन सा खोजा गया? PS1, और बाद में PS2। एक पिगमेंट सिस्टम में क्या होता है? एक पिगमेंट सिस्टम में 300 मॉलिक्यूल्स होते हैं लगभग, क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड के। एक पिगमेंट सिस्टम किससे मिलकर बना है? क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स के। कितने मॉलिक्यूल्स है? 300 मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं पिगमेंट सिस्टम। अभी हम दोनों को बताते हैं। 2 तरह के पिगमेंट सिस्टम है, PS1 और PS2, और हर एक पिगमेंट सिस्टम में 300 क्लोरोफिल A, B और कैरोटीनॉइड्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 300 मिलके। तो एक बार सवाल पूछा गया, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? तो तुम तुरंत कह देना थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर, पिगमेंट सिस्टम के अंदर। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है। अगर आंसर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ना दे रखा हो तो ग्रेना या ग्रेनम भी सही है, ग्रेना या ग्रेनम भी सही है। ग्रेना तो गट्ठर है थाइलाकॉइड का, उसमें होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल इन दी क्लोरोप्लास्ट कहां पाया जाता है? क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होता है, पिगमेंट सिस्टम के भीतर। अगर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन आंसर नहीं दिया है तो ग्रेनम या ग्रेना भी लगा सकते हो। एक को ग्रेनम बोलते हो और एक से ज्यादा को ग्रेना। एक को ग्रेनम, एक से ज्यादा को, 2 ग्रेना को कनेक्ट करती स्ट्रोमा लैमेली, और स्ट्रोमा लैमेली पर केवल PS1 होता है, क्योंकि इसमें कुछ दबा तो है नहीं, सब नॉन एप्रेस्ड है। क्लियर है? चलो हम लोग चलते हैं। स्ट्रोमा में चलती है डार्क रिएक्शन। तो अभी तुमने देख लिया थाइलाकॉइड पर क्या चल रही है। थाइलाकॉइड पर चलती है लाइट रिएक्शन, थाइलाकॉइड पे चलती है लाइट रिएक्शन। दोनों थाइलाकॉइड, चाहे वो ग्रेना थाइलाकॉइड है या स्ट्रोमा, दोनों पे चलती है लाइट रिएक्शन। तो थाइलाकॉइड वो जगह है जहां पर लाइट रिएक्शन चलती है। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ATP और NADPH। लाइट रिएक्शन में ये 2 चीजें बनती है, NADPH, P भी है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बताओ 2 क्या हैं? ATP और NADPH है। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। ये लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। कहां चलती है? डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है। डार्क रिएक्शन में होता क्या है? डार्क रिएक्शन में CO2 रिड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट में। डार्क रिएक्शन में CO2 किस में बदल जाती है?
डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 रिड्यूस होती है कार्बोहाइड्रेट में, यानी C6H12O6। CO2 का रिडक्शन होता है डार्क रिएक्शन में, और CO2 के रिडक्शन के लिए प्रोटॉन चाहिए। ये हमने बताया था, अगर ग्रीन प्लांट है तो वाटर से, अगर CO2 के रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन चाहिए, ग्रीन प्लांट है तो वाटर से हाइड्रोजन आएंगे, और बैक्टीरिया है तो H2S से आएंगे। भूल जाओ। डार्क रिएक्शन में CO2 का रिडक्शन होता है, CO2 में हाइड्रोजन आकर के जुड़ती है, लेकिन रिडक्शन के लिए यही चाहिए, ATP और NADPH। तो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH, ये डार्क रिएक्शन में यूज हो जाते हैं। लाइट रिएक्शन थाइलाकोइड पर चलती है, ग्रेना और स्ट्रोमा थाइलाकोइड पर। लाइट रिएक्शन के अंतिम प्रोडक्ट हैं ATP और NADPH, ये डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल हो जाते हैं। डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में चलती है, जहां CO2 का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट में, यानी ग्लूकोज में। इसी ATP और NADPH की उपस्थिति में जो लाइट रिएक्शन में बने थे। तो डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट रिएक्शन पर निर्भर करती है, क्योंकि उसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए। अब ऐसे समझो, जब लाइट होगी तभी लाइट रिएक्शन चलेगी। लाइट रिएक्शन कब चलती है? जब लाइट होती है। डार्क रिएक्शन 24 घंटे चलती है। डार्क रिएक्शन के लिए डार्क नहीं चाहिए, डार्क रिएक्शन के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लेकिन लाइट पर निर्भर करती है। ध्यान देना, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन नाम कैसे पड़ गए? लाइट रिएक्शन का नाम सही पड़ा है। लाइट रिएक्शन को लाइट चाहिए तो नाम पड़ गया लाइट रिएक्शन। क्या बन गया? ATP और NADPH बन गया। बढ़िया। डार्क रिएक्शन 24 घंटा चलती है। इसको लाइट रिएक्शन से अलग दिखाने के लिए इसका नाम डार्क रिएक्शन रख दिया गया, वरना डार्क रिएक्शन से तो ये एहसास होता है कि अंधेरे में चलती है और ये लाइट पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। डार्क रिएक्शन रात में भी चलती है और दिन में भी चलती है, लाइट में भी, और ये इनडायरेक्टली लाइट पर निर्भर है, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन रुक जाएगी। लाइट रिएक्शन रुकने से ATP NADPH नहीं बनेगा, ATP NADPH ना बनने से डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी। तो डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन कहना सही है गलत है? गलत है। मिस नो हमारा लिखा NCERT ने आगे, डार्क रिएक्शन का नाम गलत पड़ गया। इसको लाइट रिएक्शन से अलग दिखाने के लिए डार्क रिएक्शन कह दिया गया, लेकिन डार्क रिएक्शन का कतई मतलब नहीं है ये डार्क यानी अंधेरे में चलती है, ये उजाले में भी चलती है। डार्क रिएक्शन का कतई मतलब नहीं है इसको लाइट नहीं चाहिए, इनडायरेक्टली लाइट चाहिए, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो ये नहीं बनेगा, लाइट रिएक्शन नहीं होगी, लाइट नहीं होगी, लाइट रिएक्शन नहीं होगी, ये नहीं बनेगा ATP NADPH, तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी। तो डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट पर निर्भर करती है, क्योंकि उसको लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट चाहिए। क्या चाहिए? लाइट रिएक्शन कब चलेगी? जब रोशनी होगी। डार्क रिएक्शन कब चलेगी? 24 घंटे। लाइट रिएक्शन फास्ट चलती है और तेजी से बना देती है ATP और NADPH, जो कि डार्क रिएक्शन में धीरे धीरे यूज होते हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन स्लो होती है और पूरे 24 घंटे चलती है। ये ध्यान रखना। चलो धीरे धीरे और अच्छी हो जाएगी, देखना इतना स्ट्रांग हो जाओगे तुम, मुझसे भी बेहतर हो जाओगे। मैंने मिटा दिया, पता नहीं। विद इन ए क्लोरोप्लास्ट देयर इज उधर पढ़ लिया मैंने, हाँ ठीक। विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए मेम्ब्रेनस सिस्टम कंसिस्टेंट ऑफ ग्रेना, द स्ट्रोमा लैमेली एंड द स्ट्रोमा। तुम्हें ग्रेना दिख रहा है, ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन्स मिलकर के थाइलाकॉइड ढेर सारे इकट्ठा होकर ग्रेना बनाते हैं, एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, ग्रेना बनाते हैं, ग्रेना या ग्रेनम। ये एक मेम्ब्रेनस सिस्टम है। स्ट्रोमा लैमेली भी चारों तरफ से मेम्ब्रेन से घिरी होती है, और स्ट्रोमा में मेम्ब्रेन नहीं होती। तो विद इन द क्लोरोप्लास्ट देयर इज ए मेम्ब्रेनस सिस्टम। मेम्ब्रेनस सिस्टम, इसमें ग्रेना है और स्ट्रोमा है, ग्रेना है और स्ट्रोमा लैमेली, सॉरी, और अलग से स्ट्रोमा है। देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर विद इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। क्या डिवीजन ऑफ लेबर? लाइट रिएक्शन अकर्स इन द ग्रेना थाइलाकॉइड्स। ग्रेना पे चलती है, थाइलाकॉइड पे चलती है लाइट रिएक्शन।
एंड डार्क रिएक्शन कहां चलती है? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहां चलती है? तो बांट लिया, क्लोरोप्लास्ट ने अपना काम को बांट लिया। लाइट रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में चल रही? थाइलाकॉइड कह लो, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन कह लो, या ग्रेना कह लो, ग्रेनम कह लो, यहां चलती है लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहां चल रही है? स्ट्रोमा में। द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड ट्रैप एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, ट्रैप कर लेती है और बनाती है एटीपी और एनएडीपीएच। तो लाइट रिएक्शन में क्या बना? एटीपी और एनएडीपीएच बना। दिस इज लाइट रिएक्शन और फोटोकेमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर पिगमेंट सिस्टम होते हैं, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एटीपी और एनएडीपीएच को बनाते हैं। तो लाइट रिएक्शन में दो चीजें बन गई, एटीपी और एनएडीपीएच। स्ट्रोमा लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, लाइट की प्रेजेंस में चलती है और यहां पर लाइट की प्रेजेंस में चलती है, इसलिए फोटोकेमिकल रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन है, यहां पे एंजाइम चाहिए। CO2 इज रिड्यूस टू सिंथेसाइज शुगर। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाती है, शुगर यानी ग्लूकोज बनाती है और यह ग्लूकोज स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। इसको हम लोग डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन कहां चल रही? स्ट्रोमा में, जहां पे CO2 रिड्यूस होती है। अरे भैया, CO2 के रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए, जो कि किसमें बन रहा है? लाइट रिएक्शन में। तो डार्क रिएक्शन इज नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। डार्क रिएक्शन सीधे लाइट से नहीं चलती, वो तो रात में भी चल रही है, तो इसको सीधे लाइट पर निर्भर नहीं है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। लेकिन डार्क रिएक्शन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पर निर्भर करती है। लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है एटीपी और एनएडीपीएच। यही एटीपी और एनएडीपीएच की उपस्थिति में डार्क रिएक्शन चलती है। डार्क रिएक्शन में CO2 रिड्यूस्ड हो जाती है कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर में, ग्लूकोज में, और ग्लूकोज बदल जाता है स्टार्च में। Hence to distinguish it from light reaction, डार्क रिएक्शन को लाइट रिएक्शन से अलग दिखाना था, तो नाम डार्क रिएक्शन रख दिया। जैसे जुड़वा पिक्चरें बनती है, एक का नाम सीता, एक का नाम गीता रख दिया, मिलते जुलते नाम। अभी हमारे क्या दो जुड़वा टुए, हमारे साले क्या दो जुड़वा बच्चे हुए, एक का नाम ईसा, एक का नाम मूसा, मिलते जुलते नाम रख दिया। राम और श्याम, मिलता जुलता नाम रख देते। तो लाइट रिएक्शन रख दिया, इसको डार्क रिएक्शन नाम रख दिया अपने आप, मिलता जुलता। वरना डार्क रिएक्शन से मतलब कुछ नहीं है। डार्क रिएक्शन से तो ये जाहिर हो रहा है कि अंधेरे में चल रही नालायक, अंधेरे में अगर चली तो लाइट में भी चल रही है, और ये इनडायरेक्टली लाइट पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बनेगा। जब एटीपी एनएडीपीएच नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी, क्योंकि CO2 के रिडक्शन के लिए क्या चाहिए? एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए। Hence to distinguish it from light reaction, it is known as dark reaction. लाइट रिएक्शन से अलग दिखाने के लिए मिलता जुलता नाम खोज लिया गया, तो इसको डार्क रिएक्शन कह दिया गया। वरना डार्क रिएक्शन का कतई मतलब नहीं है कि डार्क या अंधेरे में चलती है। It does not mean that dark reaction occurs in darkness or it is not light dependent. इससे तो यह जाहिर हो रहा डार्क रिएक्शन से डार्क अंधेरे में चलती होगी, इसको लाइट नहीं चाहिए, ऐसा लगता है डार्क नाम सुन करके। जबकि डार्क रिएक्शन अंधेरे के अलावा रोशनी में भी चलती, सुबह भी, और ये लाइट पर इनडायरेक्टली निर्भर कर रही है, क्योंकि लाइट नहीं होगी तो लाइट रिएक्शन रुक जाएगी। लाइट रिएक्शन रुकने से एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा, तो डार्क रिएक्शन भी रुक जाएगी। इतना देख डालूं। How many types of pigments are involved in photosynthesis? फोटोसिंथेसिस में कितने तरह के पिगमेंट शामिल हैं? लीफ पिगमेंट्स ऑफ एनी ग्रीन प्लांट कैन बी सेपरेटेड थ्रू पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक पत्ती के अंदर से सारे पिगमेंट निकालना चाहते हो, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक पेपर ऐसे डुबो देते हैं, एक पत्ती लो, पत्ती के अंदर से क्लोरोफिल निकालने के लिए ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लेना पड़ेंगे। पत्ती के अंदर से पिगमेंट्स को निकालने के लिए सॉल्वेंट में घोलो, सारे पिगमेंट सॉल्वेंट में आ जाएंगे। एक पेपर आता है क्रोमेटोग्राफी पेपर,
ऐसे डाल दो बीकर में, तो सारे पिगमेंट उस पेपर पर अपनी रफ्तार से चढ़ते हैं, उस पेपर पर अपनी रफ्तार से चढ़ेंगे, सब अलग हो जाते हैं। तो चारों क्लोरोफिल के एक पत्ती के सारे पिगमेंट्स को तुम अलग करना चाहते हो, तो कौन सी टेक्निक यूज करोगे? पेपर क्रोमेटोग्राफी। सारे अलग हो जाते हैं। द कलर ऑफ द लीफ इज ड्यू टू 4 पिगमेंट। पत्ती का कलर 4 पिगमेंट्स के कारण होता है। एक पत्ती में 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल ए जो होता है ये ब्राइट ब्लू ग्रीन है, चमकीला नीला हरा। क्लोरोफिल ए नीला हरा, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन पीला हरा, ज़ैंथोफिल्स पीले होते हैं, और कैरोटीनॉइड्स येलो टू येलो ऑरेंज, पीले से पीले नारंगी, पीले से पीले नारंगी। यहां पे कैरोटीनॉइड्स लिख दिया, मेरे हिसाब से कैरोटीन्स होना चाहिए था, जबकि कैरोटीनॉइड्स में ज़ैंथोफिल शामिल होता है। कैरोटीनॉइड्स में कैरोटीन और ज़ैंथोफिल को मिला के बोलते हैं कैरोटीनॉइड्स, तो यहां पे कैरोटीनॉइड्स की जगह कैरोटीन्स होना चाहिए था, पीले से पीला नारंगी होते हैं। 4 तरह के पिगमेंट हैं पत्ती के अंदर, कौन कौन से? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीन्स। क्लोरोफिल ए ब्राइट यानी चमकीला है, ब्लू ग्रीन मतलब नीला हरा, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन पीला हरा, ज़ैंथोफिल पीले है येलो, और कैरोटीन्स येलो टू येलो ऑरेंज। ये 2025 में आया, ये सवाल आया। रोल ऑफ पिगमेंट, इन पिगमेंट का रोल क्या है समझो। पिगमेंट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ स्पेसिफिक वेवलेंथ। ये पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ये पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसमें क्लोरोफिल ए इज द मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट। क्लोरोफिल ए मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट है। अबंडेंट का मतलब ये सारे जीवों में होता है। इट इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को छोड़ दो, ये सब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़ दो, तो क्लोरोफिल ए सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है। यूग्लिना में भी होगा। क्लोरोफिल ए सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होता है, केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को छोड़ के। मोस्ट अबंडेंट पिगमेंट 2 होते हैं, एक तो क्लोरोफिल ए होता है और बीटा कैरोटीन। क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन मोस्ट अबंडेंट है। कैरोटीन कई तरह के होते हैं, इनमें बीटा कैरोटीन जो है, कैरोटीन भी कई तरह के होते हैं, तो बीटा कैरोटीन आर मोस्ट अबंडेंट। ये सबसे ज्यादा दुनिया में होते हैं, सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, एक को छोड़ के। किसको छोड़ के? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को। एक चीज ध्यान रखना, जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए होगा उनमें ऑक्सीजन रिलीज होगी, उनमें ऑक्सीजन रिलीज होगी। ये ब्लू ग्रीन एल्गी में भी होता है क्लोरोफिल ए, साइनोबैक्टीरिया में भी होता है। केवल विशेष बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्लोरोबियम, क्रोमेशियम, रोडोस्पिरिलम, इन सब में नहीं होता। अरे वो वाले बैक्टीरिया में भी होता है, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, उनमें भी क्लोरोफिल ए होता है, वो भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ऑक्सीजन केवल टिपिकल बैक्टीरिया, टिपिकल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये सब, इनमें क्लोरोफिल ए नहीं होता, ये ऑक्सीजन नहीं छोड़ते। तो क्लोरोफिल ए और बीटा कैरोटीन मोस्ट अबंडेंट होते हैं, सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में होते हैं, किसको छोड़ के? फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। क्लोरोफिल ए शोज मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन ब्लू एंड रेड रीजन। अभी हमने बताया क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट किसमें एब्जॉर्ब कर रहा है? ब्लू और रेड रीजन में। इसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आल्सो अकर्स इन ब्लू एंड रेड रीजन, इसको कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस की रेट को बताता है, किस वेवलेंथ में फोटोसिंथेसिस कितनी कितनी हो रही है, ये एक्शन स्पेक्ट्रम ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा होती है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बताता है कि क्लोरोफिल किस वेवलेंथ को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड को। जिस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, ब्लू और रेड, उसी वेवलेंथ की लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही, यानी ब्लू और रेड। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए ओवरलैप्स विद द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ photosynthesis. This proves that chlorophyll A is the chief pigment of photosynthesis.
ये साबित करता है क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट है। Hence we can conclude, हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे? That chlorophyll A is the chief pigment associated with photosynthesis. क्लोरोफिल ए मुख्य पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस से संबंधित है। By looking at figure 13.3c, ये वाला, can you say there is a complete 1-to-1 overlap between the क्या कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप है किसके बीच में? बिटवीन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये कह रहा है यस, द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए ओवरलैप्स विद द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंप्लीट ओवरलैप नहीं है ये, कंप्लीट होगा तो दोनों एक ही लाइन में आ जाएंगे, तो यहां पर नो लिखना चाहिए। ओवरलैप तो है लेकिन कंप्लीट ओवरलैप नहीं है ये पता नहीं कैसे लिख गया यहां पर यस, गलत है। दिमागी तो है, कोई ईश्वर थोड़ी ना कोई है। ये नो होना चाहिए मेरे साथ, कंप्लीट, नो कंप्लीट ओवरलैप ऐसे लिख लो, नो कंप्लीट ओवरलैप। कंप्लीट का मतलब, अरे नो ओवरलैप तो है लेकिन कंप्लीट ओवरलैप नहीं है। कंप्लीट होता तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम दोनों ऐसे ही होते हैं, दोनों एक के ऊपर एक होते हैं, एक के ऊपर एक आ जाते हैं, एकदम छाप हो जाती है। कंप्लीट कहां, ये अलग है थोड़ा, ये थोड़ा अलग है। नीचे क्लोरो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अलग है और एक्शन है, काफी मिलता जुलता है, ओवरलैपिंग है, कंप्लीट ओवरलैप नहीं है। द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए ओवरलैप्स विद द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम से ओवरलैप कर रहा, बट इट इज नॉट कंप्लीट ओवरलैप। दिस सजेस्ट दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ये साबित कर रहा है क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट है। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, यानी को थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस दूसरी वेवलेंथ में भी होती है। थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस कह रहा है डज टेक प्लेस एट द वेवलेंथ एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड में हो रही है, बाकी वेवलेंथ में भी थोड़ी बहुत चलती है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन में सबसे कम होती है, ग्रीन में सबसे कम होती है, क्योंकि ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। पत्ती पर जो ग्रीन लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होकर आंखों पे पड़ती है, तो पत्ती हमको हरी नजर आ रही है। जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख पे पड़ेगी वही कलर का वो दिखेगा, ये ध्यान रखना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जीके की। तो सम फोटोसिंथेसिस डज टेक्स प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन के अलावा भी दूसरी वेवलेंथ में भी होती है, सबसे कम ग्रीन लाइट में। अदर थैलाकॉइड पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए तो हो गया मेन पिगमेंट, दूसरे पिगमेंट में क्लोरोफिल बी हो गया ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स में दोनों आ गए, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, विच आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट। इनको एसेसरी पिगमेंट कहते हैं। ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। ये भी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और ये ट्रांसफर कर देते हैं क्लोरोफिल ए को। They not only enable a wider range of wavelength of incoming light to be utilized, ये एसेसरी पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को बेहतर बनाते हैं, बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल ए को तेज धूप से बचाते भी हैं। एसेसरी पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए तक पहुंचाते हैं, और क्लोरोफिल ए बीच में होता है, उसको चारों तरफ से सुरक्षा भी देते हैं। तेज धूप से क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज ना हो जाए, उसको फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। इसको ऐसे समझो, दिखा रहा दो, एक पिगमेंट सिस्टम ये दे रखा है, इसको इधर रखो। ये है पिगमेंट सिस्टम। एक पिगमेंट सिस्टम में कितने पिगमेंट्स होते हैं? लगभग 300 पिगमेंट के मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, ज़ैंथोफिल होता है और कैरोटीनॉइड्स। ये सबके 300 मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक पिगमेंट सिस्टम, ये मान लो एक पिगमेंट सिस्टम है। हर एक पिगमेंट सिस्टम में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है। हर एक पिगमेंट सिस्टम में क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल होता है जो बिल्कुल बीचों बीच में होता है। इसको कहते हैं चीफ रिएक्शन सेंटर। क्या बोलते हैं? चीफ रिएक्शन सेंटर।
हरे पिगमेंट सिस्टम में क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल बिल्कुल बीचों बीच में होता है। इसको चीफ रिएक्शन, नाम सेंटर पड़ा, सेंटर का मतलब बीच में होगा। इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं एसेसरी पिगमेंट, इसको चारों तरफ से घेरे रहते हैं एसेसरी पिगमेंट। इन एसेसरी पिगमेंट में क्लोरोफिल बी होगा, ज़ैंथोफिल होगा, कैरोटीनोइड्स होते हैं, सब मिलके बनाते हैं। लगभग 300 मॉलिक्यूल्स मिल करके एक पिगमेंट सिस्टम बनाते हैं। इधर देखो, ये तो हो गया चीफ रिएक्शन सेंटर। एसेसरी मॉलिक्यूल्स ये हैं, इनको हम लोग कहते हैं एसेसरी मॉलिक्यूल्स या एसेसरी पिगमेंट्स, सहायक पिगमेंट्स। अब इधर समझना जरा, इन सहायक पिगमेंट्स को एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीना मॉलिक्यूल। क्यों कहते हैं? इसका रीजन है, इनको एंटीना मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। इनको एंटीना मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले लाइट इन्हीं पर पड़ती है। जैसे टीवी का एंटीना पहले सिग्नल लेता है, पुराने एंटीना लगते थे पहले, पुराने टीवी में सिग्नल एंटीना लेता था, रिसीव करता था और एंटीना टीवी तक सिग्नल भेजता था। तो किनारे वाले पिगमेंट एंटीना की तरह हैं, सबसे पहले लाइट इनको मिलती है, ये एंटीना मॉलिक्यूल, ये एसेसरी पिगमेंट है। इनमें क्लोरोफिल बी भी होगा, क्लोरोफिल बी भी होगा, ज़ैंथोफिल भी होगा और कैरोटीनॉइड्स भी होंगे। चलो ठीक, अब लाइट पड़ी, ये लाइट पड़ी, दूसरे कलर में लेना, इस पे लाइट पड़ी। लाइट मतलब फोटॉन्स, ये लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट अलग अलग तरह के, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, कैरोटीन है, बहुत तरह के हैं, कई तरह के हैं। ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को बेहतर बनाते हैं। तो ऊपर से जो लाइट आ रही है इसमें काफी एब्सॉर्ब हो जाती है, सारी वेवलेंथ थोड़ी बहुत एब्सॉर्ब हो जाती है। तो ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करते हैं और ये लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। ये लाइट एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं रेजोनेंस के द्वारा। किसके द्वारा? कोई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, ध्यान रखना। ये लाइट एनर्जी को कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं? ये रेजोनेंस के द्वारा ट्रांसफर करते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता यहां पे। तो एसेसरी पिगमेंट दे एब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर इट टू द चीफ रिएक्शन सेंटर। किसको ट्रांसफर कर देते हैं? चीफ रिएक्शन सेंटर को। तो चारों तरफ से ऊर्जा ये एब्सॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी और अल्टीमेटली कहां पहुंचा देते हैं? चीफ रिएक्शन सेंटर को। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, रेजोनेंस से जा रही है। किससे ऊर्जा जा रही है? रेजोनेंस से। पिगमेंट सिस्टम 1 का चीफ रिएक्शन सेंटर होता है P700। पिगमेंट सिस्टम 1 का चीफ रिएक्शन सेंटर है P700 और PS2 का चीफ रिएक्शन सेंटर PS2 का चीफ रिएक्शन सेंटर है P680। ये पिगमेंट सिस्टम 1 है तो यहां पर P700 होगा। क्या होगा? P700 होगा। और अगर यहां पर PS2 है तो ये P680 होगा। क्या होगा? P700 का मतलब ये मैक्सिमम 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। ये मैक्सिमम कितने वेवलेंथ की लाइट तक को एब्सॉर्ब कर सकता है? 700 नैनोमीटर तक की। और P680 ये 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी एब्सॉर्ब कर सकता? 680 नैनोमीटर। तो PS1 का चीफ रिएक्शन सेंटर क्या है जरा बताओ? आता खूब है P700, 700 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ की लाइट को ले सकता है। PS2 का चीफ रिएक्शन सेंटर P680 है, 600 नैनोमीटर तक की लाइट को, 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्सॉर्ब कर सकता है। ये जो एसेसरी पिगमेंट, इनके दो काम हैं। इनको एंटीना मॉलिक्यूल भी कहते हैं, एक अलग बात है। ये लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हैं और रेजोनेंस के द्वारा ट्रांसफर कर देते हैं अपने चीफ रिएक्शन सेंटर, जो कि क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है। PS1 का चीफ रिएक्शन सेंटर P700 और PS2 का P680। P का मतलब पिगमेंट, P का मतलब पिगमेंट। इलेक्ट्रॉन निकलता है चीफ रिएक्शन, चारों तरफ से इतनी ऊर्जा इसके पास आ जाती है, इसके पास चारों तरफ से इतनी ऊर्जा आ जाती है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ये एक्साइट हो जाता है, चीफ रिएक्शन सेंटर उत्तेजित हो जाता है और इसमें से निकलता है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कौन निकालता है? इलेक्ट्रॉन निकालता है चीफ रिएक्शन सेंटर। इलेक्ट्रॉन कहीं से नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलता है चीफ रिएक्शन सेंटर से और ये डिफरेंट एक्सेप्टर के द्वारा होता हुआ आगे बढ़ता है।
इसका डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, हम अगले लेक्चर में बताएंगे। ठीक है, चलो अभी तो कहां से इलेक्ट्रॉन निकला ये बता दो। चीफ रिएक्शन सेंटर से। चीफ रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलने से ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका रंग उड़ जाता है, ब्लीच हो जाता है और एक छेद जैसा नजर आने लगता है यहां पे। ये फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है, एक्साइटमेंट ऑफ चीफ रिएक्शन सेंटर, जो कि क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक्साइटमेंट ऑफ चीफ रिएक्शन सेंटर एंड रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चीफ रिएक्शन सेंटर को चारों तरफ से ऊर्जा मिल रही है, ये एक्साइट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ये फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, ब्लीच हो जाता है, पेल फीका पड़ जाता है, इसका रंग उड़ जाता है और एक होल जैसा, छेद जैसा नजर आने लगता है। ये फोटोसिंथेसिस का पहला स्टेप है। एसेसरी पिगमेंट के दो काम हैं, ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को बेहतर बनाते हैं, पहली बात, और दूसरी बात ये चीफ रिएक्शन सेंटर की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि तेज धूप से ये खराब हो सकता है। तेज धूप यानी फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन को सोलराइजेशन भी कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की तेज धूप को से बचाते हैं कौन? चीफ रिएक्शन सेंटर को एसेसरी पिगमेंट तेज धूप से बचाते हैं, फोटो ऑक्सीडेशन या सोलराइजेशन कहते हैं। ठीक, पढ़ लेते हैं। देख रहे हो यहां पर, अरे भैया ये चीफ रिएक्शन सेंटर इन्होंने ये बना रखा है एनसीईआरटी ने, और इधर वाले सब क्या है? सब ये एसेसरी पिगमेंट एंटीना मॉलिक्यूल है। लाइट के अंदर फोटॉन्स है, लाइट एनर्जी जब इस पे पड़ी तो ये लाइट एनर्जी को देखो एब्सॉर्ब कर रहा है, और अल्टीमेटली लाइट एनर्जी किसके पास जा रही है? चीफ रिएक्शन सेंटर रेजोनेंस से जा रही, कोई इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा। इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है? चीफ रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसको एक्सेप्ट करता है। इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला कहलाता है प्राइमरी एक्सेप्टर। PS1 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर अलग होता है और PS2 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का प्राइमरी एक्सेप्टर अलग होता है। ये हम अगले बताएंगे, अभी इसको अभी छोड़ो। चलो हम लोग कहां तक पहुंचे? यहां तक। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस, कुछ फोटोसिंथेसिस दूसरी वेवलेंथ में भी होती। सबसे ज्यादा किसमें हो रही है? ब्लू और रेड। जिस वेवलेंथ की लाइट को क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्सॉर्ब कर रहा, ब्लू और रेड, उसी लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही, ब्लू और रेड। इससे साबित हो रहा है कि क्लोरोफिल का एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ओवरलैप कर रहा है फोटोसिंथेसिस के एक्शन स्पेक्ट्रम से। ठीक है, तो ये साबित हो गया क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेसिस का मेन पिगमेंट है। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। ब्लू और रेड के अलावा दूसरी वेवलेंथ में भी थोड़ी बहुत फोटोसिंथेसिस होती है, क्योंकि एसेसरी पिगमेंट अलग अलग तरह की लाइट को एब्सॉर्ब कर रहे हैं। अदर थैलाकोइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड विच आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट, इनको एसेसरी पिगमेंट कहते हैं या एंटीना मॉलिक्यूल्स, ऑल्सो एब्सॉर्ब लाइट एंड ट्रांसफर द एनर्जी टू क्लोरोफिल ए। ये लाइट एनर्जी को एब्सॉर्ब करके क्लोरोफिल ए, इसको कहते हैं चीफ रिएक्शन सेंटर को पहुंचा देते हैं रेजोनेंस के द्वारा। दे नॉट ओनली एनेबल अ वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहे ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को बेहतर बनाते हैं। ऊपर से तो 400 से 700 में तो 7 वेवलेंथ है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर की लाइट में फोटोसिंथेसिस होती है, और इसमें विबग्योर 7 वेवलेंथ है। तो एसेसरी पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्सॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस को बेहतर बनाते हैं, साथ ही साथ प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। क्लोरोफिल ए को तेज धूप से बचाते हैं, तेज धूप में ऑक्सीडाइज हो सकता है क्लोरोफिल ए, इसे फोटो ऑक्सीडेशन कहते हैं। फोटो ऑक्सीडेशन को सोलराइजेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य से आ रहा ना प्रकाश, तो इसे सोलराइजेशन भी कहते हैं। और सोलराइजेशन, फोटो ऑक्सीडेशन को सोलराइजेशन भी कहते हैं।